हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, जिसकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास में, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8, व्हाट इज द नंबर। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है भाई, सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। तो हमें नंबर्स पता नहीं है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, मतलब आपको किसी नंबर में से 1/2 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है 1/2, यू गेट 1/8। आपको रिजल्ट जो मिलता है वो 1/8 मिलता है। तो यू गेट 1/8, ये आपको पता है जो भी रिजल्ट होता है वो किस में आता है, हमारा इक्विवेलेंट में आता है। तो इक्वल में आपका क्या आएगा, 1/8। तो देखिए हमें नहीं पता कौन सा नंबर है, इसने बोला है आपको इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, कोई नंबर होगा, हमें पता नहीं है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, उस नंबर को लेट कर लेंगे x। क्लियर, जो भी हमें नहीं पता होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं x। तो x नंबर हम मान लेते हैं। तो x अगर हमने कोई नंबर माना तो उसमें से क्या करना है, आपको 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए यहां पर मैं आपको रफली समझा रहा हूं, फिर उसके बाद में लैंग्वेज में हम करेंगे। तो देखिए नंबर जो हमने लिया x लिया और उसमें से 1/2 माइनस करना है, ठीक है। तो 1/2 हमने माइनस कर दिया। अब इससे जो रिजल्ट बन के आएगा, x माइनस 1/2 से जो रिजल्ट आया उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। तो इसको क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा करना है अपने को, ठीक है। तो इंटू 1/2 हो गया, यू गेट 1/8। तो हमें क्या मिलता है, 1/8 मिलता है, 1/8 मिलता है। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन। अब ये इक्वेशन बन गई, बस इसे हमें सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है, और x की वैल्यू फाइंड होने के बाद में हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द नंबर। तो हमने क्या माना, नंबर को x माना ना, यहां पर नंबर को x माना, तो जो x की वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा। क्लियर है, इन क्वेश्चंस को करने की ये स्ट्रेटेजी होती है। तो जैसा जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा वैसा आप करते जाओ, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये तो रफ था हमारा, अब थोड़ा सा हम इसको फेयर आउट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि भाई हमें क्या करना है, लेट करना है नंबर को, ठीक है। तो लेट द नंबर बी एक्स हम ले लेते हैं, लेट द नंबर बी x, ठीक है। तो हमने x नंबर मान लिया। अब इसमें से अपने को क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चले ATQ बाय ATQ, क्या करना है हमें, x माइनस 1/2, आपको जैसा बोला गया था कि सब्ट्रैक्ट करना है आपको नंबर में से कितना, 1/2। तो x माइनस 1/2 और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, ठीक है। जैसा कि हमने रफ में बनाया, बस ऐसी की ऐसी इक्वेशंस आप यहां पर लिख लीजिए। तो इन क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि पहले आप रफली बनाओ, और रफ बनाने के बाद में उसके बाद में उसको इक्वेशंस को फेयर आउट कर लो और देन सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये इक्वेशंस हमारी बन के आई थी। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, तो यहां पर देखिए x माइनस 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/8 है। तो 1/2 को क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज करेंगे। इंटू में 1/2 है, तो इंटू में 1/2, इंटू में जब फ्रैक्शन होता है, जब ट्रांसपोज होता है वो फ्रैक्शन अगर इंटू में है तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है, पता है ना। इंटू में जब भी कोई फ्रैक्शन है तो वो अगर हमारा ट्रांसपोज होगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो देखिए यहां पर x माइनस 1/2 है इज इक्वल टू 1/2 को मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं, ट्रांसपोज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मल्टीप्लीकेशन में था ये। यहां पर देखिए रिलेशनशिप किसकी है, इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन की है। तो ये जब ट्रांसपोज होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये मतलब 2/1 हो जाएगा। क्लियर है बात, चलिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 आ गया हमारा, ठीक है। तो 1 इंटू 1 1 होता है और ये 4 हो गया। तो x माइनस 1/2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1 इंटू 1 1 एंड 4 इंटू 1 4, तो 1/4। अब क्या करेंगे, देखिए x की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, तो वेरिएबल को तो एक साइड में और कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड में। यहां पर माइनस 1/2 को हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो माइनस 1/2 को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 1/2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा प्लस 1/2 में। जब माइनस की वैल्यू ट्रांसपोज होती है तो प्लस में हो जाती है, तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2। अब यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर एलसीएम लेंगे। तो 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा दोस्त, हमारा आएगा 8। क्लियर, फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन को सॉल्व करना आता है। तो देखिए यहां पर 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, 8 आएगा। इस 8 को डिवाइड करेंगे 4 से कितने टाइम्स, 2, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, कितना आएगा हमारा 2 आएगा, ठीक है। देन उसके बाद में 8 को डिवाइड करेंगे इस 2 से, तो कितने टाइम्स 4 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर मतलब 1 से, तो कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, यहां पे कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4 कितना होता है हमारा, 6 होता है, डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई, x की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 3/4। तो हमें क्या पूछा था, व्हाट इज द नंबर, और नंबर हमने क्या माना था, यहां पर देखिए लेट द नंबर बी x। नंबर क्या माना हमने, नंबर माना हमने x को। तो x की वैल्यू निकल के आ गई, x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, x की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 3/4। तो x की वैल्यू थी तो 3/4 हमारी निकल के आ गई। तो हम कह सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड नंबर विल बी, हेंस ये लास्ट में स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको क्या है, मार्क्स अगर आपको फुल चाहिए क्वेश्चन में तो आपको फुल लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 3/4। क्लियर, ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में, द पेरीमीटर ऑफ a rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter more than twice its breadth. What are the length and the breadth of the pool?
तो यहां पर देखिए क्या कहा गया है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल दिया हुआ है आपको 154। सिंपल, कुछ भी नहीं है। देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई कहना क्या चाह रहा है ये क्वेश्चन। तो देखिए यहां पर मैंने मान के चलिए कि रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, तो रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है तो रेक्टेंगल में बना देता हूं आपके सामने, ठीक है। ये मान के चलिए मैंने एक रेक्टेंगल आपके सामने बना दिया, ठीक है। वैसे तो स्विमिंग पूल जो होगा वो क्यूबॉइडल शेप में होगा, लेकिन हमने एक रेक्टेंगुलर बना दिया, रेक्टेंगल साइज बना दिया, ठीक है। अब द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154। इसका जो पेरीमीटर है वो 154 मीटर है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है आपको पता है? तो रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर होता है हमारा, रेक्टेंगल जो भी फिगर होगा या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो होता है हमारा 2 × L + B। क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है, मैं यहां लिख लेता हूं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × L + B होता है। क्लियर, तो 2 × L + B अपने को गिवन है 154 मीटर। ये क्या दिया हुआ है? 154 मीटर क्या दिया हुआ है? 2 × L + B दिया हुआ है। तो 2 × L + B के इक्वल में हम रख सकते हैं 154 को, ठीक है। तो 2 × L + B के इक्वल में हम रख सकते हैं 154। देन हम क्या करेंगे, L + B एंड 154 2 को हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 154। 2 देखो मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो L + B की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 2 × 7 = 14 और 2 × 7 = 14, तो 74। 154 को हम जब डिवाइड करेंगे 2 से तो 77 आएगा। क्लियर है, तो L + B कितना आ गया हमारा निकल के 77। कोई परेशानी इसमें? अब देखो क्या कह रहा है ये, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। इसकी जो लेंथ है वो क्या है हमारी, 2 मीटर मोर है ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ से, ठीक है। चलिए अब इस सिचुएशन को अपन समझते हैं। देखिए यहां पर लेंथ लिखा हुआ है, ध्यान रखना, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, ये दो ही हमारी डायमेंशंस होती है रेक्टेंगल के अंदर। अब कहा गया है कि इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। चलिए 2 मीटर मोर भी है और ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ भी है हमारी, तो हम मान के चलते हैं कि ब्रेड्थ को हम कुछ ले लेते हैं, ठीक है। देखिए लेंथ को तो लेंगे नहीं, क्योंकि रिलेशन क्या दिखाया आपको, जो लेंथ है वो 2 मीटर मोर है और ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ की ट्वाइस भी है और ट्वाइस के साथ में 2 मीटर मोर देन भी है, ठीक है। तो हम ब्रेड्थ को लेंगे, तो ब्रेड्थ को अगर हम x ले लेंगे तो हमारा लेंथ क्या निकल के आ जाएगा, लेंथ के लिए बोल रखा है 2 मीटर मोर है। चलिए 2 मीटर तो मोर है एंड क्या है, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ भी है। ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ मींस x जो है, x का हम अगर ट्वाइस करें, दुगुना करें तो 2x बनेगा, तो ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ भी है मतलब 2x भी है। क्लियर है, तो लेंथ निकल के आ गई 2 मीटर मोर देन भी होगी। देखिए जो ब्रेड्थ है वो x है, अगर ब्रेड्थ x है तो लेंथ क्या हो जाएगी 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ये हमें लिखना है इस तरीके से। बात समझ में आ गई? कोई परेशानी है इसमें? तो हमारा निकल के आ गया लेंथ 2 + 2x है और b हमारा क्या है, x है। सिंपल, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। बस अब यहां पर देखिए, यहां पर L + B मैंने लिख रखा है, यहां पर 77 दिख रहा है आपको, L + B 77। बस लेंथ में मैं क्या पुट करूंगा, L की वैल्यू पुट करूंगा, लेंथ क्या है हमारी 2 + 2x है, और B में मैं क्या पुट करूंगा, B में पुट करूंगा x, ठीक है। देन उसके बाद में सॉल्व कर लेंगे हम इस क्वेश्चन को। तो जो जो चीजें हमें गिवन थी उन गिवन सिचुएशन से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्लियर है, बस यही स्ट्रेटेजी होती है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको रफ समझाया कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखते हैं यहां पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहां पर हमने क्या माना। देखो मैंने आपको बताया था ब्रेड्थ को हमने x माना, तो हम ब्रेड्थ को x मान लेते हैं। तो लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पुल ऑफ द पुल is x meter. Clear बात? Then the length of the pull will be the length of the pull will be कितना हो जाएगा, लेंथ 2 + 2x, 2 + 2x होगा या नहीं होगा, कोई परेशानी इसमें, ठीक है। तो 2 + 2x हमारा आ गया मीटर, हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चले हैं तो हमें क्या गिवन है, यहां पर पेरीमीटर गिवन है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर आपको गिवन है, तो इट इज गिवन दैट लिख सकते हो आप, या आप लिख लो डायरेक्टली, पेरीमीटर ऑफ पुल इज इक्वल्स टू 154 गिवन है, ठीक है। ये लिख लिया हमने, पेरीमीटर ऑफ पुल इज 154। अब पेरीमीटर ऑफ पुल क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पुल जो था वो रेक्टेंगुलर फिगर था, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मैंने यहां पर लिखा हुआ है 2 × L + B होता है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर 2 × L + B इज इक्वल टू 154, ठीक है। चलिए अब देखिए इस 2 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो L + B की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो 2 को हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो 154 डिवाइडेड बाय 2, तो L + B निकल के आ गया हमारा 77। इतनी बात क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे और ब्रेड्थ की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो लेंथ की वैल्यू कितनी है, L कितना है, तो L देखो 2 + 2x है, तो यहां लिख लेते 2 + 2x, ठीक है। फिर प्लस, और ब्रेड्थ कितना है, B है हमारा x, इज इक्वल्स टू 77।
सिंपल। अब 2 प्लस 2x प्लस एक्स, तो देखो x और x तो ऐड हो जाएगा, तो 2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा हमारा 3x, ठीक है, और यहां पर प्लस का 2 है, इज इक्वल्स टू 77। देन 3x को तो हम यही रहने देते वेरिएबल के साथ में, 2 को हम ट्रांसपोज कर देते, कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ में रखना होगा। तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 75। कोई परेशानी इसमें? चलिए 3x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 75। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 3x की वैल्यू हमारी आई है 75, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 75 डिवाइडेड बाय 3। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में है तो ट्रांसपोज होगा, डिवाइड में जाएगा। 3 से 75 को जब हम रिड्यूस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 25। 25 3 जा 75 होता है, या 3 को आप करके देख लीजिए तो 25 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 25। x क्या था हमारा ब्रेड्थ थी, ठीक है, यहां पर मीटर आप लगा सकते हो, यूनिट मीटर है तो मीटर चलेगा यहां पर, तो 25 मीटर आ गए। x क्या था हमारा ब्रेड्थ ऑफ द पुल, जो ब्रेड्थ थी वो थी हमारी x। देखिए यहां पर देखिए जो ब्रेड्थ थी वो थी हमारी x, ठीक है। तो x हमारी जो निकल के आई है यहां पर, ये क्या निकल के आई है, ये जो चीज है ये ब्रेड्थ है, ठीक है। हमें क्या निकालना था, व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द पुल, लेंथ भी और ब्रेड्थ भी निकालनी थी। तो हमारी ब्रेड्थ तो निकल के आ गई है, अब हमें क्या निकालना है, हमें लेंथ निकालनी है। तो लेंथ भी हम निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। कैसे निकालेंगे सर लेंथ, तो देखिए यहां पर लेंथ जो दे रखी है वो 2 + 2x दे रखी है, तो x में अगर मैं पुट कर दूं तो लेंथ निकल के आएगी। यहां पर देखिए आप लेंथ जो दे रखी है वो 2 + 2x है, जो लेंथ जो थी वो 2 + 2x थी ना, तो x अगर x की वैल्यू हमारी निकल चुकी है, तो x की वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट कर दूं 2 + 2x में x अगर मैं पुट कर दूं तो हमारी लेंथ निकल के आ जाएगी। ऐसा ही होगा, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो चलो ब्रेड्थ तो हमारी निकल के आ गई, तो लेंथ ऑफ द पुल क्या होगी, तो यहां पर देखते हैं लेंथ ऑफ द पुल विल बी, यहां लिख लेता हूं मैं, लेंथ ऑफ द पुल इज इक्वल्स टू 2x + 2, यही है ना, 2 + 2x या 2x + 2 लिख सकते हो आप। तो देखो यहां पर 2 × x की वैल्यू में पुट करूंगा 25, ये 2 और x के बीच में इंटू है, ध्यान रखना, तो 2 × 25 देन +2। अब ध्यान रखना यहां पर बच्चे क्या गलती करेंगे, 25 + 2 पहले कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, नहीं, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होता है देन उसके बाद में प्लस सॉल्व होता है। तो 2 को इंटू करना है पहले 25 से, कितना आएगा 50, एंड 50 + 2 करना है आपको, तो कितना आ जाएगा हमारा 52। 52 क्या निकल के आया हमारा, लेंथ निकल के आई है, क्लियर है। तो 52 हमारी क्या निकल के आ गई, लेंथ ऑफ द पुल, तो लेंथ निकल के आ गई है हमारी 52, ठीक है। और ब्रेड्थ निकल के आई थी, ये जो चीज थी हमारी, ये थी हमारी ब्रेड्थ, ध्यान रखना, ये जो चीज थी ये हमारी क्या थी, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ ऑफ द पुल, क्लियर है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये जो चीज थी ये पूरी हमारी क्या थी, रफ। ये रफ मैं क्यों बताता हूं, जिससे कि प्रॉब्लम्स आपकी जो क्वेश्चंस जो होते हैं वो इजी हो जाते हैं। पहले हम रफली समझ लेते हैं, उसके बाद में हम इसको फेयर आउट कर लेते हैं, जिससे कि समझना हमारे लिए इजी हो जाता है। तो हर एक क्वेश्चन को मैं आपको रफली जरूर समझाऊंगा, क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 होल 2/15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। तो यहां पर देखिए बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले समझ लेते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। तो देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होता है वो कैसा होता है, सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर क्या होता है भैया, प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए आइसोसेलेस ट्राइंगल की। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है हमारा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है कि जिसकी दो साइड्स हमारी क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है। क्या होती है, दो साइड्स इक्विवेलेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाली साइड्स मैंने बोल दी और ये वाली साइड्स बोल दी, ये दोनों साइड्स हमारी क्या है, इक्विवेलेंट, एंड ये वाली साइड जो है वो डिफरेंट है, क्लियर है। तो मैं अगर बोलता हूं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर मैंने कहा भाई ए बी जो है वो ए सी के इक्विवेलेंट है एंड बी सी जो है वो डिफरेंट है। इतनी बात क्लियर है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब आपको पता होना चाहिए कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्विवेलेंट है, ठीक है। 3 साइड्स होती है ट्रायंगल के अंदर, लेकिन 2 साइड्स जिसमें इक्विवेलेंट हो एंड अदर साइड जो है वो डिफरेंट हो, वो ट्रायंगल जो होगा वो कौन सा ट्रायंगल होगा, हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखिए जो बेस दिया हुआ है आइसोसेलेस ट्रायंगल का वो कितना दिया हुआ है, 4/3 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई कि भाई बेस जो है वो 4/3 है एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 4 होल 2/15। जो पेरीमीटर है ट्रायंगल का वो 4 होल 2/15 है। पेरीमीटर मींस पता है आपको, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज, सम ऑफ द साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स जो होता है वो पेरीमीटर होता है। किसी भी फिगर का अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो आप क्या करिए, सम कर दीजिए सभी साइड्स का, तो आपका पेरीमीटर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल आपको दिया हुआ है 4 होल 2/15। अब देखो अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो इस फिगर के अंदर मैं अगर बात करूं ये वाली साइड, तो इस वाली साइड को अगर मैं कह देता हूं x है तो ये वाली साइड भी x ही होगी। इसमें कोई परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है ना। अगर ये वाली साइड x है तो ये वाली साइड भी x ही होगी।
ठीक है। और ये वाली साइड्स तो अपने को x मानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसने बोला है बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए ये जो बेस है आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये 4/3 है, तो इसको तो मानने की जरूरत ही नहीं है, तो आपको गिवन है 4/3 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। एक मैंने ट्रायंगल बनाया आपके सामने, ये वाली साइड अगर x है तो ये वाली साइड भी x ही होगी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स इक्विवेलेंट होती है, और मैंने कहा आपको ये और ये दोनों साइड्स इक्विवेलेंट है, तो एक अगर x होगी तो दूसरी भी x ही होगी। ठीक है। एंड बेस आपको दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है ना, कोई परेशानी नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा भाई पेरीमीटर ट्रायंगल का 4 होल 2/15 सेंटीमीटर है, मतलब पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज, इस ट्रायंगल का आइसोसेलेस जो ट्रायंगल है इसका पेरीमीटर 4 होल 2/15 सेंटीमीटर है। अच्छा, मतलब बात समझ में आ गई कि पेरीमीटर सर ये होता है, पेरीमीटर मींस होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है। पेरीमीटर जो होगा वो क्या होगा सर, सम ऑफ ऑल साइड्स होगा। मैं आपको यहां पर लिखवा देता हूं, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ, किसी भी फिगर का अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो सम ऑफ ऑल साइड्स कर लीजिए, तो पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। अच्छा सर, पेरीमीटर अगर आप कह रहे हो तो मैं कहता हूं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालिए। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल अगर हम एबीसी निकालेंगे तो कैसे निकलेगा सर, सम ऑफ ऑल साइड्स करने से निकलेगा सर। एबी में अगर मैं बीसी प्लस एसी कर दूंगा तो हमारा निकल जाएगा एबी प्लस बीसी प्लस सीए या एसी, तो हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है। तो देखिए यहां पर ये साइड्स का सम, ये वाली जो साइड है एबी वो कितनी है दोस्त, x है। BC कितनी है, आप कहोगे सर 4/3 है, और AC कितनी है दोस्त, हमारी x है। क्लियर है। और पेरीमीटर आपको यहां पर गिवन है 4 होल 2/15, तो इसके इक्वल में हम क्या रख देंगे 4 होल 2/15। बताओ ये सिचुएशंस आपको समझ में आई है, कोई परेशानी है इसमें? बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी है मैंने, आ रही है ना समझ में? चलिए तो देखिए यहां पर हम कर लेते हैं कि भैया अच्छा हम आप अब समझ गए कि यहां पर करना क्या है, मतलब मैंने पूरा क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करवा ही दिया, ये तो था हमारा रफ। अब हम करते हैं फेयर आउट। तो हमने किसको लेट किया, तो हमने लेट किया x, किसको, हमने इक्वल साइड्स को x लेट किया। किसको लेट किया, इक्वल साइड्स को। तो हम लिख लेते हैं यहां पर लेट ईच ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, लेट ईच ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ an isosceles triangle be x सेंटीमीटर, सेंटीमीटर चल रहा है तो सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहां पर आपको दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, दिया हुआ है ना पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, तो हम लिख लेते हैं यहां पर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 4 होल 2/15 सेंटीमीटर, ये गिवन है आपको। ठीक है। चलिए अब देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल अगर हम देखें तो क्या बना हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, है ना। तो हमें ये सब चीजें यहां पर नहीं लिखनी कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये तो मैंने आपको समझाया कि कैसी बनी, ये वाली इक्वेशंस की फॉर्मेशन कैसे हुई। ठीक है। यहां पर आपको डायरेक्टली लिखना है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो आपको लिखना है एक x हो जाएगी, दूसरी भी x हो जाएगी, एंड एक हो जाएगी 4/3 इज इक्वल्स टू यहां पर है 4 होल 2/15, तो 15 चौक 60, 60 और 2 62, 62/15। मिक्स फ्रैक्शन था, इसको इंप्रॉपर में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए x प्लस x कितना हो जाएगा हमारा 2x प्लस 4/3 इज इक्वल्स टू 62/15। ठीक है। 2x को तो हम यहीं रहने देते हैं, ये हो गया हमारा 62/15। 4/3 को ट्रांसपोज कर देते तो प्लस का 4/3 माइनस का 4/3 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू, यहां पर देखिए क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके। तो यहां पर 15 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारा 15 ही आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है। इस 15 को डिवाइड करेंगे 15 से कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से 62 आएगा, तो 1 इंटू 62 62 ही आएगा, माइनस इस 15 को डिवाइड करेंगे 3 से कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। क्लियर है, कोई परेशानी? चलिए तो 2x इज इक्वल टू 62 में से -22 करेंगे, -20 करेंगे तो 42 आएगा डिवाइडेड बाय 15। ठीक है। चलिए अब यहां पर कर लेते हैं, तो 2x इज इक्वल टू 42/15, कोई परेशानी नहीं है ना इसमें। चलिए अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, 2x इज इक्वल टू 42/15। इस 2 को भी हम ट्रांसपोज कर देते हैं, तो यहां पर 2 देखो मल्टीप्लीकेशन में, वहां किस में जाएगा हमारा, डिवाइड में। ठीक है। तो डिवाइड में लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं 2 को। ठीक है। अब देखिए यहां पर इसको रिड्यूस कर देते हैं, अगर रिड्यूस हो रहा है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये भी रिड्यूस हो रहा है, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। तो अब और रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो 7/5 निकल के आया। तो x क्या निकल के आ गया हमारा 7/5। x क्या था सर, x था हमारा इक्वल साइड। हमने x क्या ली थी यहां पर, x ली थी हमने इक्विवेलेंट साइड।
क्लियर है बात? तो x हमारी निकल के आ गई 7 होल 1/5। अब आपकी बुक में और भी हो सकता है, देखिए ये इम्प्रॉपर आ गया, तो इम्प्रॉपर को हमें क्या करना आना चाहिए, मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो 7/5 बोलो, या आप ये भी बोल सकते हो। कैसे करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में? देखिए 7/5 है ना, तो बस सिंपल आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। भाई 7 को डिवाइड कर लीजिए 5 से, कितने टाइम्स? देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 1 जा 5। 7 में से 5 लेस करेंगे 2, इस 2 को जो भी रिमाइंडर आता है इसको तो न्यूमरेटर बना देते हैं, और जो हमारा डिवीजर होता है इसको हम क्या बना देते हैं, डिनोमिनेटर बना देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 होल 2/5। ठीक है, तो 1 होल 2/5 भी आपका आंसर हो सकता है, या 7/5 भी आप कह सकते हो, दोनों की बात एक ही है। ठीक है, तो यहां पर हम स्टेटमेंट के तौर पर लिख सकते हैं हेंस ये जो निकला हमारा, ये क्या निकला, इक्वल साइड्स निकली। तो यहां पर क्या निकालनी थी, लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स? तो इक्वल साइड्स आपको निकालनी थी यहां पर। तो हेंस हम निकाल ली हमने ईच इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसीलस triangle is 1 whole 2/5 centimeter और 7/5 centimeter, दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हो। क्लियर है? इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है, क्या करना है यहां पर कि सम ऑफ टू नंबर्स आपको दिया हुआ है 95 है, दो नंबर का सम आपको 95 दिया हुआ है। चलिए, तो सम ऑफ टू नंबर्स अगर 95 दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले रफली समझते हैं, देन उसके बाद में फेयर आउट करेंगे। तो देखो, दो नंबर का आपको सम दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है, सम दिया हुआ है दो नंबर का 95। समझना, तो दो नंबर का अगर सम दिया हुआ है तो दो नंबर है, ठीक है, तो सम कितना दिया हुआ है 95। दो नंबर कौन कौन से हैं मुझे नहीं पता। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, ये जरूर आपको दिया हुआ है कि एक नंबर अगर एक्सीड्स है दूसरे नंबर से 15, एक्सीड्स मींस ज्यादा, ठीक है, तो एक नंबर ज्यादा है दूसरे नंबर से 15, मतलब कुल मिलाकर उन दोनों के डिफरेंस की बात हो रही। ठीक है, तो मैं कह देता हूं कि यार अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर, देखो एक नंबर अगर x होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा, एक्सीड्स द अदर बाय 15। तो एक नंबर अगर हमारा x है तो दूसरा नंबर 15 ज्यादा है, मतलब x प्लस 15 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? ठीक है, और क्या दिया हुआ है, तो देखो दो नंबर्स आ गए हमारे पास में, दोनों नंबर्स आ गए, एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर x प्लस 15 है, और इन दोनों का सम 95 दिया हुआ है। अगर बेटा इन दोनों का सम 95 दिया हुआ है तो इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, x प्लस 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा। बन गई इक्वेशन, सॉल्व हो जाएगा इजीली, कोई परेशानी। चलिए, तो हम यहां पर ले लेते हैं क्या कि सम ऑफ टू नंबर्स तो आपको गिवन है, ठीक है, फर्स्ट नंबर ले लेते हैं। तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x, लेट द first number be x, then another number will be x plus 15। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ टू नंबर्स गिवन है, तो यहां लिख लेते हैं सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू 95। अब देखिए सम ऑफ टू नंबर्स कर लेते, तो एक नंबर तो हमारा x है तो हमने लिख लिया ये x, फिर प्लस x प्लस 15, इन दोनों का सम आपको गिवन है कितना, 95। तो x प्लस x कितना होगा हमारा 2x, यहां पर है 15 इज इक्वल्स टू 95। ठीक है, तो 2x इज इक्वल्स टू 15 को हम ट्रांसपोज कर देंगे, कांस्टेंट वैल्यू है तो -15 में हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल्स टू 95 में से अगर 15 हम लेस करें तो कितना आएगा हमारा 80। तो x इज इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाय 2 ट्रांसपोज होगा, डिवाइड में जाएगा, 2 से हम रिड्यूस करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 40 टाइम्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 40। हमें क्या निकालना था, फाइंड द नंबर्स, मतलब वो दोनों नंबर्स आपको फाइंड करने थे। अब मुझे एक बात बताइए, x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ये देखिए ये जो थी x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 40 आ गई, x की वैल्यू 40। तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 95 है, मतलब सॉरी x प्लस 15, ये दूसरा नंबर देखो, एक नंबर तो x था तो x आ गया हमारा 40, तो दूसरा नंबर x प्लस 15 था तो x में पुट कर लेंगे 40 प्लस देन 15 है, तो 40 प्लस 15 अगर हम करें तो कितना आ जाएगा 55। ठीक है, तो दूसरा नंबर आ गया 55। अब देखो 40 और 55, ये जो 40 आया और ये 55 है और ये जो 40 है, इन दोनों को जब आप क्या करोगे, ऐड करोगे तो कितना निकल के आ रहा है 95। ठीक है, तो आप वेरीफाई कर पा रहे हो कि हमने जो आंसर निकाला वो बिल्कुल सही निकाला। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं यहां पर, भाई हमारा 40 निकल गया, तो फर्स्ट नंबर हम यहां पर लिख सकते हैं लैंग्वेज के फॉर्म में। सो द फर्स्ट नंबर, हेंस
द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 40 एंड अनदर नंबर इज इक्वल्स टू x प्लस 15, मतलब 40 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 55। ठीक है, तो टू नंबर्स आ गए हमारे 40 एंड 55। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको? आपको दिया हुआ है दो नंबर का रेशियो। अब ये ध्यान रखना, ये दो नंबर्स दिए हुए नहीं है 5 और 3। आप ये मत सोच लेना 5 और 3 नंबर है, नहीं, ये रेशियो है। ठीक है, तो दोनों नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है 5:3 एंड इफ दे डिफर बाय 18, और उन दोनों का डिफरेंस आपको दिया हुआ है 18। क्लियर? तो ये डिफरेंस दिया हुआ है, उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस दिया हुआ है 18। उन दोनों नंबर के रेशियो का डिफरेंस नहीं है, उन दोनों नंबर की जो भी वैल्यू है, उन दोनों नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है आपको 18। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले तो मुझे बताइए, ये तो रेशियो है, हमें क्या नंबर पता है वो दोनों नंबर कौन कौन से हैं? नहीं पता है ना। तो उन दोनों नंबर को हम यहां पर बनाएंगे कि वो नंबर क्या हो सकते हैं। तो हम यहां पर क्या करेंगे, एक तरह से कॉमन रेशियो लेंगे, इन दोनों का हम क्या लेंगे, कॉमन रेशियो लेंगे। तो लेट द कॉमन रेशियो बी x। अगर हम कॉमन रेशियो x ले लेते हैं तो उनसे क्या बन के आ जाएगा, हमारा एक नंबर। ठीक है, तो जब भी हमारे रेशियो वाले क्वेश्चन आए तो रेशियो वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, वहां पर कॉमन रेशियो लेना होगा। तो देखो, अगर दो नंबर्स है, ठीक है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, सबसे पहले आपको समझा देता हूं। डिफरेंस आपको दिया हुआ है, देखो पहले जो क्वेश्चन था वो सम का था, यहां पर जो क्वेश्चन है डिफरेंस का है, लेकिन डिफरेंस के साथ में आपको नंबर्स नहीं दिए हुए। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन के अंदर तो आपको बताया था कि ये इतना है, लेकिन यहां पर आपको नहीं बता रखा है कि कौन सा नंबर क्या है, यहां पर रेशियो दे दिया आपका। ठीक है, तो रेशियो अपन कैसे निकालेंगे, देखो मैं आपको समझाता हूं। तो यहां पर आपको डिफरेंस 18 दिया हुआ है, ठीक है, नंबर का डिफरेंस 18 है, और आपको जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है आपको 5:3। एक नंबर तो 5 में है और एक नंबर 3 है, मतलब उन दोनों नंबर का रेशियो आपको गिवन है 5:3। हमें नंबर नहीं गिवन है। ठीक है, लेकिन इन रेशियो को आप नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? इनका कॉमन रेशियो लेके। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना है, इनके साथ में x को रख देना, ये 5x और ये 3x। अब ये जो 5x है और 3x यहां पर तो हम नहीं रखेंगे, ये तो रेशियो है, इनमें क्या करना है, आपको x मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा हमारा 3x। अब ये किसमें आ गया हमारा, ये हो गए नंबर। वो दोनों नंबर कौन थे हमारे, 5x और 3x थे। बात समझ में आ गई? अब ये नंबर्स आ गए, अब इन नंबर का आपको क्या दे रखा है, डिफरेंस दिया हुआ है। ये डिफरेंस जो है 18 जो है, ये इन दोनों नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है। तो इन दोनों का नंबर का डिफरेंस अगर आपको दिया हुआ है 18, तो डिफरेंस मींस क्या होता है, माइनस। तो 5x में से क्या करोगे, माइनस करोगे 3x, तो 18 आएगा। तो 5x माइनस 3x, इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, तो डिफरेंस के लिए हमने यहां पर माइनस लगाया, तो ये बन के आ गई हमारी इक्वेशन 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18। क्लियर बात? तो जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन आए तो रेशियो में आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए x, तो नंबर बन के आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए, तो हम क्या करेंगे, यहां पर इन क्वेश्चंस में आपको ये करना होता है कि कॉमन रेशियो लेना पड़ता है। तो हम लिख लेते हैं यहां पर, लेट द कॉमन रेशियो ऑफ द नंबर बी x। देन अगर कॉमन रेशियो x है, देन टू नंबर्स विल बी, कितना हो जाएगा हमारा, 5x एंड 3x। होगा या नहीं होगा? चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं। कैसे करेंगे? तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है इनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 18। यहां पे लिख लेता हूं मैं, डिफरेंस ये आपको गिवन है 18। तो अगर डिफरेंस गिवन है तो इन दोनों का डिफरेंस ही गिवन है, तो 5x में से माइनस करेंगे 3x इज इक्वल टू 18। 5x माइनस 3x कितना होगा, 2x इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 18। देखिए 2 को हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू निकल के आ गई 2 9 जा 18। तो x हमारा निकल के आ गया 9। अब देखिए, अगर x हमारा 9 निकल के आया तो हमें तो क्या निकालना है, नंबर निकालना है। व्हाट आर द नंबर्स? तो देखो 5x एक नंबर था और एक नंबर था 3x, था या नहीं था? तो 5x में अगर पुट करूं मैं x की वैल्यू, 5 इंटू x की वैल्यू अगर मैं पुट करूं, x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। 5 इंटू 9 45। ठीक है, सिमिलरली मैं 3x में अगर मैं पुट करूं तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 9, तो 3 इंटू 9 27। तो 45 और 27 ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। मतलब वो दोनों नंबर्स थे 45 और 27, थे या नहीं थे? ठीक है, तो यहां पर हम कर लेते हैं, हैंस द फर्स्ट नंबर, यहां पर लिख सकते हैं हम, हैंस एक्स की वैल्यू निकल ही गई हमारी, तो हैंस फर्स्ट नंबर
इज इक्वल टू 5 इंटू 9, देन हम कह सकते हैं 45, एंड अनदर नंबर, यहां आप कह सकते हो सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 27। यह आ गया आपका आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51, व्हाट आर दिस इंटीजर्स। देखिए 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को जब ऐड किया जाता है तो क्या बनता है 51। ठीक है, इसको भी आप समझते हैं। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है, एडिशन दिया हुआ है, सिंपल। क्या दिया हुआ है, एडिशन दिया हुआ है, मतलब एडिशन मींस सम आपको गिवन है। सम कितना गिवन है 51, लेकिन ये जो सम गिवन है वो किसका गिवन है, तो वो गिवन है आपको 3 नंबर का। कितने नंबर का, 3 नंबर का। तो 3 नंबर्स की हमने प्लेसेस बना ली। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कैसे होंगे, तो अगर मैं एक इंटीजर को x मान लू तो नेक्स्ट कौन सा होगा, x+1, फिर उसके नेक्स्ट x+2। आप कहोगे सर बात समझ में नहीं आई। ठीक है, चलिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 कॉन्जिक्यूटिव मींस क्या होता है, लगातार। ठीक है, लगातार। तो लगातार कौन कौन से 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 2 3, 2 3 4, 3 4 5, 7 8 9। ठीक है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव कुछ भी बोल सकते हो आप। जैसे 21 है तो 21 के बाद में 22 आएगा, 23 आएगा, तो ये कॉन्जिक्यूटिव हो गया। 41 42 43, 97 98 99। ठीक है, ये सभी के सभी कॉन्जिक्यूटिव है, और भी बहुत सारे बन जाएंगे आपके। ठीक है, आप जितने बनाना चाहो उतने बन सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर है? तो मैं आपको ही समझाना चाहूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 4 5 है, तो ये फॉर्मेशन कैसे बनी, जैसे x x+1 x+2 कैसे बना। तो देखो अगर मैं एक नंबर को x मान लेता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल x है, ये 3x है, तो 4 कैसे बना, x में +1 कर दिया, मतलब 3 में मैं क्या करूँ, ये 4 कैसे बना, ये 4 बना 3 में, इस वाले नंबर में +1 कर दूं। ये 5 कैसे बना, ये 5 बना इस x में, मतलब x क्या माना था हमने, x माना था 3 को, तो 3 में अगर मैं +2 कर दूं तो 5 बन जाएगा। तो कुल मिलाकर x में अगर मैं x+1 बन करता हूं तो नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स बनता है कॉन्जिक्यूटिव, देन x+2 करता हूं तो नेक्स्ट बन जाता है। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की है, तो हम कह सकते हैं कि अगर एक को x मान लूं तो दूसरा x+1 होगा, फिर उसके नेक्स्ट x+2 होगा, फिर उसके नेक्स्ट x+3 होगा। अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव की बात कर लेता या 5 कॉन्जिक्यूटिव की बात कर लेता तो ऐसे बनाएंगे x x+1 x+2 x+3 x+4। बात समझ में आ गई? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये बन गए हमारे x x+1 x+2। तो क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन तीनों कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का सम दिया हुआ है 51। तो सम अगर आपको दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे इनको सबको। क्या करोगे, इन तीनों कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर को प्लस करोगे और इक्वल में क्या रखोगे, इस 51 को। ये इक्वेशन आपकी बन गई, इसको सॉल्व करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है? चलिए तो यहां पर हम लेट क्या करेंगे, लेट करेंगे हम, क्या लेट करना है आपको बताओ, आपको लेट करना है फर्स्ट नंबर, लेट द कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, या आप ऐसे लिख लो पूरे, लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स एक एक का लिखना जरूरी नहीं है, लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x x+1 एंड x+2, क्लियर है, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब आपको क्या दिया हुआ है, यहां पर आपको दिया हुआ है इनका सम, तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सम, कितना दिया हुआ है 51। क्लियर, इनका सम दिया हुआ है, तो सम कर लेते हैं इनका। देखो एक x है, फिर नेक्स्ट x+1 है, प्लस लगा रहा हूं मैं बीच में क्योंकि सम करना, फिर प्लस x+2 है, इज इक्वल्स टू 51। x और x ये ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x, +1 +2 ऐड हो जाएगा +3, 51। तो 3x इज इक्वल्स टू +3 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 51 - 3। तो 3x इज इक्वल्स टू 51 - 3 कितना होता है हमारा 48। देन x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 48/3। ठीक है, इसको इससे रिड्यूस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 3 जा 48 होता है, तो 16। 3 को इससे 48 से आप रिड्यूस करके देख सकते हो कितना आएगा आपका, 16 आएगा। तो फर्स्ट इंटीजर हमारा आ गया x 16। देखिए यहां पर फर्स्ट इंटीजर जो था x माना था हमने, तो ये x की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 16। अब नेक्स्ट इंटीजर भी आ सकता है, 16 + 1 था तो 16 + 1 कर लेंगे 17 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इंटीजर x+2 था, मतलब 16 + 2 करेंगे तो 18 आ जाएगा। इन तीनों को जब आप प्लस करोगे तो 51 आ जाएगा। आप चेक करके देख लेना, वेरीफाई हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं हेंस फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू, हेंस फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू 6, सेकेंड इंटीजर is equal to 17, third integer
इज इक्वल टू 18। क्लियर है? तो तीनों के तीनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हमारे निकल के आ गए 16, 17 एंड 18। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 8, 8, 8, 8, 8। फाइंड द मल्टीपल्स। क्या बोल रखा है यहां पर? द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स। चलिए तो सबसे पहले रफली समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है आपको? सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल। तो यहां पर भी आपको सम ही दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है सम? 8, 8, 8, 888, 888 आपको दिया हुआ है। लेकिन ये जो सम दिया हुआ है कितने का? 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स। अब कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स नहीं है, ये ध्यान रखना। यहां पर मल्टीपल्स ऑफ 8 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? मल्टीपल्स ऑफ 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो अगर मैं एक मल्टीपल को अगर x मान लूं, ध्यान रखना मल्टीपल्स ऑफ 8 दिया हुआ है, तो एक अगर मल्टीपल ऑफ 8 अगर मैं x मान लूं तो नेक्स्ट क्या होगा? तो नेक्स्ट होगा सर x प्लस 8। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट क्या होगा? x प्लस 16। आप कहोगे सर बात समझ में नहीं आई है, तो कैसे सर? चलिए समझाता हूं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक मल्टीपल जो है वो 16 है, 8 का ही है ना, आपको पता है 8 का मल्टीपल है 16। अब 16 के नेक्स्ट जो मल्टीपल आएगा वो क्या आएगा बताओ? तो 16 के नेक्स्ट जो मल्टीपल आएगा सर 8 की टेबल बोल लीजिए। तो 8 की टेबल 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो नेक्स्ट मल्टीपल सर 24 आएगा। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट मल्टीपल कौन आएगा? तो 32 आएगा। अब मुझे एक बात बताइए, इसको तो मैंने कहा कि ये 16 है, ये 24 की फॉर्मेशन कैसे बनी है बताओ? नेक्स्ट मल्टीपल 24 कैसे आया? तो आप कहोगे सर ये 16 जो था इसके अंदर 8 ऐड किया है। तो यहां पर देखो इस 16 को मैंने क्या माना? x माना एक तरह से। मैं आपको समझा रहा हूं, मतलब कि फर्स्ट मल्टीपल अगर मैंने x ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता है 16 जो है वो मल्टीपल 8 है। ठीक है, तो फर्स्ट मल्टीपल अगर x ले लिया तो नेक्स्ट क्या बनेगा? 16 प्लस 8, मतलब 16 को x माना तो x प्लस 8 बन रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो 32 बना। ये 32 कैसे बना? तो 32 बना इस x में अगर मैं प्लस 16, मतलब 16 में अगर मैं 16 कर दूं तो 32 बन जाएगा। मतलब x जो था वो 16 था, तो x में मैं 16 ऐड कर दूं तो ये। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मेशन हमारी चलती है। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कैसे कि भाई फर्स्ट अगर x है तो नेक्स्ट x प्लस 8, नेक्स्ट x प्लस 8। फॉर एग्जांपल यहां पर क्वेश्चन होता है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 होता मान के चलो 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 4 कौन कौन से होंगे? तो मैंने कहा एक मल्टीपल ऑफ 4 x है, तो नेक्स्ट क्या हो जाता हमारा? x प्लस 4, फिर नेक्स्ट x प्लस 8, फिर उसके नेक्स्ट x प्लस 12, इस तरीके से। ठीक है, मैं बोल देता हूं 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5, तो फर्स्ट मल्टीपल आप x ले लो, फिर नेक्स्ट x प्लस 5, ठीक है, फिर नेक्स्ट x प्लस 10, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो आ गए आपको कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स बनाना। चलिए, तो ये x प्लस 8 और x प्लस 16 हमारा 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल आ गए। और इनका आपको क्या दिया हुआ है? सम दिया हुआ है। तो सम दिया हुआ है तो प्लस कर लेंगे, और प्लस कर लेंगे, और इनका सम कितना दिया हुआ है? तो जो दिया हुआ है उसको हम क्या रख देंगे? इक्वल में रख देंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? तो हम इस क्वेश्चन का फेयर आउट कर लेते, कैसे करेंगे? तो लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल 3 consecutive multiples of 8b x, x plus 8 and x plus 16 respectively। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्या? सम। इनका सम दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है आपको? 8, 8, 8। ठीक है, तो सम हम कर लेते हैं। तो सम देखिए, एक x है, फिर नेक्स्ट प्लस, क्योंकि सम करना है हमें तो प्लस लगाया, फिर x प्लस 8 है, फिर प्लस x प्लस 16 है। ठीक है, इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 8, 8, 8। x प्लस x कितना हो जाएगा हमारा? 3x प्लस 8 प्लस 16 कितना हो जाएगा हमारा? 24, और 8, 8, 8। ठीक है, 3x इज इक्वल टू 24 को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 24 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 3x इज इक्वल टू 888 माइनस 24 अगर हम करें तो कितना निकल के आता है? 864। ठीक है, तो x की वैल्यू अपनी निकल जाएगी 864 डिवाइडेड बाय 3। तो x की वैल्यू निकल के आ गई हमारी, काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 8 24, तो 288 आ गया हमारा। ठीक है, तो x की वैल्यू निकल के आ गई। तो देखो x जो था वो हमारा फर्स्ट मल्टीपल था 8 का। ठीक है, तो कितना निकल के आया भाई? 288। ठीक है, फिर नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा? 288 में 8 ऐड कर दो। देखो x में 8 ऐड कर दो तो 288 में 8 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 288 प्लस 8, 296। फिर नेक्स्ट 288 में 16 ऐड कर दो, तो 288 में 16 जब ऐड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 304। ठीक है, तो ये नेक्स्ट हमारे मल्टीपल हो गए, 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल हो गए हमारे 8 के, जिनका सम क्या होगा हमारा? 888। आप इनके सम करके देख लीजिए, 888 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लैंग्वेज के फॉर्म में लिख सकते हैं, हैंस द
फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 288, सेकेंड मल्टीपल ऑफ 8 296, एंड थर्ड मल्टीपल ऑफ 8 304। क्लियर है? इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। 4 थोड़ा सही लिख लेता हूं, एक मिनट, 304। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास में, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. क्या करना है यहाँ पर? 3 consecutive integers किस हिसाब से are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4. अच्छा, they add up to 74. कुल मिलाकर यहाँ पर भी आपको क्या दिया हुआ है? सम ही दिया हुआ है। ठीक है, समझना दिखना, यहां पर भी आपको क्या दिया हुआ है? सम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? सम 74। किसका सम दिया हुआ है इसको समझते हैं। ठीक है, तो 3 ही वैल्यू रहेगी यहां पर भी। ठीक है, 3 ही वैल्यू रहेगी यहां पर। कौन सी वैल्यू रहेगी? देखो, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order में, तो 3 consecutive integers ही है, तो मैं लिख लेता हूं 3 consecutive integers। हमें पता है अगर एक x होगा तो नेक्स्ट x+1 होगा, उसके नेक्स्ट x+2 होगा। ठीक है, और क्या कहा गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। 2, 3, 4 रेस्पेक्टिवली, इसका मतलब आप समझे कि हम इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2, इस वाले नेक्स्ट वाले को 3 से, और इसके नेक्स्ट वाले को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड दे एड अप टू 74। और इनको जब हम सम करते हैं, मतलब प्लस करते हैं, तो कितना निकल के आता है? 74। 74 हम यहाँ रखेंगे, बन गई इक्वेशन। बस जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा अपने को करना है, सिंपल है। ठीक है, तो यहां पर हम कर लेते हैं लेट द 3 consecutive positive integer be x +1 and x+2 respectively। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई आप क्या करो, इसको 2 से, फर्स्ट वाले को, नेक्स्ट वाले को 3 से, एंड नेक्स्ट वाले को 4 से मल्टीप्लाई करना है और उनको ऐड करना है, तो 74 बनता है। तो हम डायरेक्टली ये लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो आपको सम दिया हुआ है यहां लिख लेते हैं हम, सम इज इक्वल टू 74। लेकिन सम किस हिसाब से दिया हुआ है? 2 मल्टीप्लाइड बाय x, 3 मल्टीप्लाइड बाय x+1, 4 मल्टीप्लाइड बाय x+2 इज इक्वल टू 74। ठीक है, तो 2 को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x, 3 को इंटू करेंगे x+1 से तो कितना आएगा? देखो, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले तो 3x, एंड 3 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3। ठीक है, 4 को इंटू करेंगे पहले x से तो 4x, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आएगा? 8 इज इक्वल टू 74। अब x की वैल्यू को ऐड कर लेते, तो 2x + 3x + 4x कर लेते, तो 2x + 3x 5x, 5x + 4x 9x, और कांस्टेंट वैल्यू को ऐड कर लेंगे तो 8 + 3 कितना होता है हमारा? 11 इज इक्वल टू 74। तो 9x इज इक्वल टू 74। 11 को हम ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस का 11, 9x की वैल्यू आ जाएगी 74 - 11, 4 में से 1 लेस करेंगे हमारा 3 आएगा। ठीक है, और 7 में से 1 लेस करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 6। तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 63 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, 9 ट्रांसपोज होगा, डिवाइड में जाएगा, 63 को काट देंगे हम 9 से, तो कितने टाइम्स? 9 7 जा 63। तो x की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 7। बात समझ में आ रही? ठीक है, x की वैल्यू अगर हमारी 7 निकल के आ गई है तो हमारा x कौन था भाई? तो x था हमारा फर्स्ट, कौन था? फर्स्ट इंटीजर। x+1 था नेक्स्ट इंटीजर, देन उसके बाद में x+2 नेक्स्ट इंटीजर। ठीक है, तो हमारी क्या निकल के आ गई? x की वैल्यू निकल के आ गई। तो x की वैल्यू जो निकल के आई है वो 7 है, तो एक इंटीजर तो हमारा 7 था, उसके नेक्स्ट इंटीजर x+1 मतलब 8 था, फिर उसके नेक्स्ट x+2 मतलब 9 था। तो 7, 8 और 9 ये हमारे इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं लैंग्वेज के फॉर्म में, हैंस फर्स्ट इंटीजर is equal to 7, second 8 and third integer 9। क्लियर है बात? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे।
थैंक यू। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशो 5:7। 4 years later the sum of their ages will be 56 years. What are their present age? ठीक है, तो यहां पर राहुल एंड हरून की एज का आपको रेशो दिया हुआ है 5:7। तो जैसा हम रफली पहले करते हैं क्वेश्चन को, तो पहले हम रफली सॉल्व कर लेते हैं, देन उसके बाद में हम उसको फेयर आउट करेंगे। तो देखिए, एक तो राहुल है हमारे पास में और एक हरून है, इनकी एज का आपको रेशो दिया हुआ है 5:7। क्लियर? देखिए, एज नहीं दी हुई है, आप ये सोचोगे 5 ईयर और 7 ईयर एज दी हुई है, नहीं, ये आपको रेशो दिया हुआ है। ठीक है, रेशो से आपको एज फाइंड करना आना चाहिए, रेशो से आपको वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। तो रेशो से क्या सर वैल्यू निकाल सकते हैं? जी हाँ सर, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर? एक कॉमन रेशो ले लेंगे इनका। तो कॉमन रेशो, जब भी आपके पास में रेशोज वाले क्वेश्चन आए तो वहां पर एक कॉमन रेशो ले लो। तो यहां पर अपन एज का कॉमन रेशो ले लेंगे। तो कॉमन रेशो अगर हम एक्स लेते हैं यहां पर, तो कॉमन रेशो अगर हमने एक्स ले लिया तो एक्स को क्या कर देते हैं यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 5x और ये बन जाएगा हमारा 7x। अब ये जो है ये एक तरह से वैल्यू आ गई, ये एक तरह से एज आ गई। ठीक है, तो राहुल की एज 5x ईयर एंड हरून की एज 7x ईयर हो गई। तो आगे आपको जब भी आपको रेशो दिया हुआ हो, रेशो से आप क्या निकाल सकते हो? वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो 5x ईयर और 7x ईयर आपकी क्या आ गई? हमारी एज आ गई। अब क्वेश्चन आपको कह रहा है 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर। तो मुझे एक बात बताइए, ये तो प्रेजेंट एज है, 4 साल बाद में, 4 साल बाद में इनकी एज में +4 होगा या नहीं होगा? सबकी एज में होता है। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी एज कुछ भी हो, अगर 4 साल बाद में, तो क्या हो जाएगी? मेरी एज में +4 हो जाएगा 4 साल बाद में। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एज अगर अभी 13 है, तो 13 में प्लस अगर 4 कर देंगे तो 4 साल बाद में आप 17 ईयर के हो जाओगे। ठीक है, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे? यहां पर भी +4 करेंगे, तो 5x + 4 हो जाएगी 4 साल बाद में। सिमिलरली हरून की एज 7x + 4 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? और देखिए यहां पर क्या कहा गया है, 4 साल बाद में उनकी एज का सम 56 ईयर है। ठीक है सर, तो इनकी एज का सम 56 ईयर है, तो इनकी एज का सम कर देते हैं, मतलब प्लस कर देते हैं, इज इक्वल्स टू कितना भाई? 56। बस ये बन गई हमारी इक्वेशन 5x + 4 + 7x + 4। इसको अपन को सॉल्व करना है, देन उसके बाद में हमारे को आगे का प्रोसेस करना है, सिंपल। तो डायग्रामेटिकली हमने इसको समझ लिया, रफली हमने इसको समझ लिया। अब इसका थोड़ा सा फेयर आउट कर लेते हैं हम। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले तो हमने कॉमन रेशो लिया, तो कॉमन रेशो हम ले लेते हैं। तो लेट द common ratio of ages be x year। ठीक है, तो then ages of Rahul and हरून विल बी कितना हो जाएगा हमारा? 5x एंड 7x रेस्पेक्टिवली। क्लियर है बात? चलिए, तो 5x और 7x हमारी हो गई प्रेजेंट एज है, एक तरह से प्रेजेंट एज यहां लिख लेना। देन प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हरून विल बी, यहां लिख लो प्रेजेंट एज। ठीक है, देन आफ्टर 4 ईयर उनकी एज, आफ्टर 4 ईयर age will be 5x + 4 and 7x + 4। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि उनकी एज का जो सम है 4 साल बाद में वो कितना हो जाता है? 56 ईयर। तो हम कह सकते हैं सर कि 5x + 4 ये आपकी किसकी एज थी? राहुल की, उसमें प्लस कर देते हैं हम हरून की एज 4 साल बाद में कितनी है? 7x + 4 इज इक्वल टू हमारे को सम दिया हुआ है सर 56। क्लियर है बात? चलिए इनको हम सम कर देते, तो 5x + 7x, देखिए x से x आपका सॉल्व होगा तो 5x + 7x कितना हो जाएगा हमारा? 12x और 4 + 4 8 इज इक्वल्स टू 56। तो 12x इज इक्वल्स टू 56। 8 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो 56 - 8। ठीक है, अब यहां पर देखिए 12x इज इक्वल्स टू 56 - 8 कितना होता है हमारा? 48। तो x की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 48/12। x इज इक्वल्स टू 4। अब देखिए x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 4 आ गई। अगर x की वैल्यू 4 आ गई, अब हमें क्या निकालना? व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज हमने क्या ली थी? प्रेजेंट एज थी 5x और 7x। ठीक है, तो प्रेजेंट एज इन दोनों की हम निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास में x आ गया है। तो प्रेजेंट एज हैंस, यहां आप लिख सकते हो हैंस प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज इक्वल्स टू, देखिए राहुल की एज प्रेजेंट क्या थी? 5x। ठीक है, इस 5x में पुट करोगे 5 इंटू एक्स में x की वैल्यू पुट करोगे क्या आएगी? 4। तो 5 × 4 20। तो राहुल की एज क्या थी? 20 ईयर। ठीक है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हरून
इज इक्वल्स टू हरून की क्या थी प्रेजेंट एज 7x थी, 7x में पुट कर देंगे x की वैल्यू 7 इंटू 4, तो हरून की एज क्या थी 48 ईयर। क्लियर है? तो 20 ईयर तो हमारी प्रेजेंट एज राहुल की आई है और हरून की 28 ईयर आई है। इस तरीके से हमारे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास आर इन द रेशियो 7:5। ये भी क्वेश्चन रेशियो का है। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो क्लास स्ट्रेंथ निकालनी है आपको, तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को हम प्लस कर देंगे तो हमारी टोटल क्लास स्ट्रेंथ निकल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो आपको दिया हुआ है 7:5। तो यहां पर मैं रफली आपको समझा देता हूं सबसे पहले कि भाई हमारे पास में बॉयज है और हमारे पास में गर्ल्स है, क्लास के अंदर बॉयज और गर्ल्स है। ठीक है, अब देखिए यहां पर बॉयज कितना है हमारे पास में, रेशियोज के अंदर दिए हुए 7:5। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए ये रेशो है, ये हमारी कोई वैल्यू नहीं है, ये कोई नंबर ऑफ बॉयज नहीं है कि नंबर ऑफ बॉयज क्लास में 7 है या नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स हमारी क्लास में 5 है, नहीं, ये रेशो है। रेशो को हम वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब जो आपको रेशो दिया हुआ है नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का, तो यहां पर हम एक वैल्यू निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे, निकाल सकते हैं। कैसे सर? कॉमन रेशो लेके। तो कॉमन रेशो इनका ले लेंगे हम x। क्लियर? तो कॉमन रेशियो अगर x ले लिया तो इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7x, इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे 5x, तो ये आ गया हमारे पास में नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज 7x है, नंबर ऑफ गर्ल्स 5x है, ये क्वांटिटी आ गई हमारे पास में। अब देखिए क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब इस स्टेटमेंट को आपको समझना है कि नंबर ऑफ बॉयज जो है, इस स्टेटमेंट को मैं समझाता हूं। देखो नंबर ऑफ बॉयज जो है, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, तो सर नंबर ऑफ बॉयज हमारे 7x है, तो यहां पर समझिए नंबर ऑफ बॉयज 7x है। इसका मतलब क्या होता है, इक्वल। जैसे कि फॉर एग्जांपल इज आता है, विल बी आता है, ये सब इक्वल होते हैं इक्वेशन के अंदर, ध्यान रखना। तो नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज मैंने लिख लिया 7x, इज मतलब क्या होता है, इक्वल। ठीक है, 8 लिख लो। मोर देन हो तो मोर देन मींस प्लस, तो प्लस। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कौन है सर, 5x। ये लीजिए, बन गई इक्वेशन। जैसा लिखा हुआ था हमने थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट किया, देन सॉल्व कर लिया, सिंपल। क्लियर है? इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, तो ये इक्वेशन आपकी फॉर्म हो गई। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, समझ गए? चलिए, तो हम इसको थोड़ा सा फेयर आउट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे सर यहां पर, तो नंबर ऑफ हम क्या लेंगे, एक तरह से सबसे पहले तो हम ले लेते हैं कॉमन रेशो। तो लेट द कॉमन रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बी x। ठीक है, हमने ले लिया कॉमन रेशो, ले लिया x। देन हमारे क्या निकल के आ जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज आ जाएंगे 7x और नंबर ऑफ गर्ल्स 5x। देन द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स will be 7x and 5x respectively। ठीक है, चलिए इतना हो गया हमारा कंप्लीट। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है, जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा करना है, सिंपल। क्या बोला इसने, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर, तो द नंबर ऑफ बॉयज हमारे हैं, यहां लिख लेता हूं मैं पूरी स्टेटमेंट, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर, is 8 more than the number of girls। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन में बोला गया। तो नंबर ऑफ बॉयज मुझे बताइए कितने हैं, तो सर नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास में 7x है। इज मतलब मैंने आपको बताया इक्वल, 8 का 8 लिख देते हैं। मोर देन मींस प्लस, नंबर ऑफ गर्ल्स सर 5x, सिंपल। तो 7x इज इक्वल टू 8 प्लस 5x, तो 7x ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 5x को हम अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेके चलेंगे तो 5x माइनस हो जाएगा और राइट हैंड साइड में 8 है। 7x माइनस 5x 2x इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 8/2, x की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 4। क्लियर, x हमारा 4 आ गया। अब हमें क्या निकालनी है, टोटल क्लास स्ट्रेंथ। अब मुझे एक बात बताइए, नंबर ऑफ बॉयज 7x है, नंबर ऑफ गर्ल्स 5x है, अगर इन दोनों को हम ऐड कर दे तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ निकल के आ जाएगी। तो 7x प्लस 5x अगर हम करेंगे तो 12x, ये टोटल है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, टोटल क्लास स्ट्रेंथ निकालनी है। तो लिख सकते हैं हम, हेंस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल्स टू 12x। तो 12x में आप पुट कर लो, तो 12 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर लो, 12 4 जा 48।
ठीक है, तो 48 हमारी क्या आएगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट थे। क्लियर, हमारे को यहां पर क्लास स्टूडेंट निकालनी थी टोटल, तो हमने निकाल लिया। अगर यहां पे क्वेश्चन में पूछता कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स में 5x जैसे दे रखा है आपको, तो 5x में आप पुट कर लो, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू हमने 4 निकाली, तो 5 इंटू 4 20, तो नंबर ऑफ गर्ल्स 20। आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता कि सर नंबर ऑफ बॉयज बताइए, तो नंबर ऑफ बॉयज 7 है, 7 इंटू एक्स की वैल्यू हमने 4 निकाली है, तो 7 4 जा 28। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो हमने इनको प्लस कर लिया। चाहो तो आप नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल लो, देन इनको भी आप दोनों को ऐड कर सकते हो। इन दोनों को जब ऐड करेंगे 28 प्लस 20 तो 48 निकल के आएगा। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था टोटल क्लास स्टूडेंट मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो क्यों हम इन दोनों की वैल्यू निकाले, हम तो डायरेक्ट इनकी जो 7x प्लस 5x था इन दोनों को प्लस करके 12x आया, और 12x में पुट कर लिया x की वैल्यू, तो 48 डायरेक्टली आ गया। क्लियर, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, सिंपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। ठीक है, एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाईचुंग। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर्स, व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम। तो देखिए बाईचुंग्स के जो फादर की एज है वो 26 ईयर यंगर है बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर से, एंड 29 ईयर ओल्डर है बाईचुंग से। ठीक है, तो तीन हमारे पास में पर्सन है यहां पर। कौन सर, एक तो बाईचुंग है, एक बाईचुंग के फादर है जिसको मैं एफ से डिनोट कर रहा हूं, और एक बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर है, ग्रैंडपा, जीपी लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो बाईचुंग्स और बाईचुंग्स के फादर और ग्रैंडफादर, जीएफ नहीं लिखा मैंने, जीपी लिख लिया। ठीक है, जीएफ आप कुछ और समझ लोगे तो जीपी लिख दिया मैंने। अब यहां पर देखिए बाईचुंग्स के फादर की एज 26 ईयर यंगर है बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर से। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर मैं बोलता हूं बाईचुंग्स को अगर मैं एक्स मान लूं तो कैसा रहेगा सर, आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए बाईचुंग्स को अगर मैं एक्स मान लूं कि बाईचुंग्स की एज को अगर मैं एक्स मान लेता हूं, तो बाईचुंग्स के फादर की एज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाईचुंग्स। तो देखिए बाईचुंग्स की अगर एक्स है तो कह रहा है कि बाईचुंग्स के फादर की एज 29 ईयर ओल्डर देन बाईचुंग्स, बाईचुंग से कितनी बड़ी है, 26 ईयर। ठीक है, तो बाईचुंग से 26 ईयर बड़े हैं फादर उनके, तो एक्स प्लस 26। ठीक है, और बाईचुंग्स के फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। ठीक है, जो बाईचुंग्स के फादर है वो छोटे हैं बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर से कितने ईयर, 26 ईयर। बात समझ में आ रही है, सॉरी, बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर ओल्डर देन, यहां पर 29 आएगा, सॉरी, एक्स प्लस 29। बाईचुंग्स के फादर 29 ईयर बड़े हैं बाईचुंग से, एंड बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, और बाईचुंग्स के फादर जो है वो 26 ईयर बड़े हैं बाईचुंग्स के फादर के एज से। मतलब यहां पर ऐसा कहा गया है कि बाईचुंग्स के फादर जो है वो बाईचुंग्स से ग्रैंडफादर से 26 ईयर छोटे हैं। तो अगर 26 ईयर छोटे हैं बाईचुंग्स से फादर बाईचुंग्स से ग्रैंडफादर से, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि बाईचुंग्स से ग्रैंडफादर 26 ईयर बड़े हैं बाईचुंग्स के फादर से। ठीक है, तो यहां पर हम कह देंगे कि बाईचुंग्स की फादर की एज एक्स प्लस 29 है, तो एक्स प्लस 29 प्लस 26 ये बाईचुंग्स से ग्रैंडफादर की एज होगी, मतलब इसमें से प्लस 26 कर देंगे। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, आ जाएगी तीनों की एज। ठीक है, अब देखिए आपने एक्स तो बाईचुंग्स को लिया, यहां पर सर जरूरी है क्या बाईचुंग्स को ही लेंगे, बाईचुंग्स से फादर को भी ले सकते हैं क्या सर, एक्स बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो बाईचुंग्स के फादर को अगर आप एक्स लोगे, ये ले लीजिए। ठीक है, तो बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। ठीक है, एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाईचुंग्स, तो बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। ठीक है, तो अगर ये एक्स है बाईचुंग्स के फादर, तो बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर 26 ईयर बड़े हैं किससे, बाईचुंग्स की एज से, तो बाईचुंग्स के फादर की एज से, तो बाईचुंग्स के फादर को अगर मैंने एक्स माना तो बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 26। और क्या कहा गया है, 29 ईयर ओल्डर देन बाईचुंग्स, और बाईचुंग्स जो है वो बाईचुंग्स के फादर जो है वो एक तरह से क्या है, 29 ईयर बड़े हैं बाईचुंग्स से, तो बाईचुंग की एज क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 29। बाईचुंग्स जो होगा वो बाईचुंग्स के फादर से क्या होगा, 29 ईयर छोटा होगा। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट को दो तरीके से हम बोल सकते हैं कि बाईचुंग्स की एज जो है बाईचुंग्स के फादर की एज से 29 ईयर छोटे हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, और बाईचुंग्स के फादर की जो एज है वो बाईचुंग्स की एज से 29 ईयर बड़े हैं, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। दो तरीके से एक स्टेटमेंट को हम बोल सकते हैं। क्लियर है, तो देखिए यहां पर एक्स मैंने किसको लिया है, बाईचुंग्स को, यहां पर एक्स मैंने फादर को लिया है। तो दोनों तरीके सही है, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोला गया है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर। इनकी एज का अगर हम सम करते हैं तो 135 ईयर निकलता है, तो इनकी एज को आपको क्या करना होगा, सम करना होगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाली अगर मैं स्टेटमेंट लेता हूं, ये वाली अगर मैं लेता हूं बाईचुंग्स की एक्स से फादर की एक्स प्लस 29, बाईचुंग्स से ग्रैंडफादर की ग्रैंडपा की एक्स प्लस 29 प्लस 26, और इनकी एज को अगर मैं सम करता हूं तो इज इक्वल टू 135 आता है। तो मैं ये वाली इक्वेशन लेके करूंगा, आप ये वाली ट्राई कर लेना, सबसे आंसर सेम आएगा आपका। ठीक है,
तो चलिए इनकी एज को अगर सम करते तो 135, तो हमारे को क्या करना होगा, इनकी एज को सम करवाना होगा, मतलब प्लस प्लस लगाना होगा और इक्वल में हम रख लेंगे 135, देन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसका क्या करते हैं, फेयर आउट करते हैं। कैसे क्या करेंगे हम, तो यहां पर हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ, क्या लिया मैंने, देखो बॉयज लिया, बाइचुंग्स लिया, सॉरी। तो लेट द नंबर ऑफ, नहीं लेट द बाइचुंग्स, लेट द बाइचुंग्स एज बी एक्स ईयर। ठीक है, ठीक है, तो फादर की एज क्या हो जाएगी देन, बाइचुंग्स father age will be x plus 29 year। ठीक है, एंड बाइचुंग्स grandfather age will be x plus 29 plus 26 ईयर। ठीक है, चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्या कहा गया है कि इनकी एज का सम क्या है, 135 है, तो हम इनकी एज का सम करवा देते हैं। तो देखो बाइचुंग्स की एज x ईयर है, तो x लिख लेते हैं, प्लस फादर की एज x प्लस 29 है, तो 29 लिख लेते हैं, प्लस इसकी एज बाइचुंग्स के ग्रैंड फादर की एज x प्लस 29 प्लस 26 है, तो यहाँ लिख लेते हैं x प्लस 29 प्लस 26 इज इक्वल्स टू 135। अब देखिए x x x सॉल्व हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 3x। 29 प्लस 29 प्लस 26 कर लेंगे तो 29 और 29 कितना होता है, 58, 29 दूना 58, 29 तिया 87, 87 में से आप 3 लेस कर दो तो 85 आएगा, सॉरी 84 इज इक्वल्स टू 135। ये मेरी कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3x इज इक्वल्स टू 135 प्लस 84 को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 84, तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 135 में से 84 आप अगर लेस करते हो तो 35 तो वो हो गए और 16 तो 51। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 51/3। इसको सॉल्व कर लेंगे हम तो 17 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 17। क्लियर है बात। तो x की वैल्यू, x क्या हमने माना था, एज ऑफ बाइचुंग की एज क्या थी, x थी, तो x निकल के आ गया हमारा 17। हमने इक्वेशन ये वाली ली है, ध्यान रखना। ठीक है, तो बाइचुंग की एज क्या आ गई हमारी, 17। ठीक है, सिमिलरली बाइचुंग्स के फादर की एज भी आ जाएगी, इसमें पुट कर देंगे x प्लस 29 में, तो 17 प्लस 29 हो जाएगा। सिमिलरली ये भी आ जाएगी, x की पुट कर देंगे वैल्यू, तो 7 प्लस 29 प्लस 26 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो ये तो हमारा 17 आ गया, 17 प्लस 29 पुट कर लेंगे, मतलब यहां पर वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पर कर लेता हूं मैं फेयर आउट, तो हेंस बाइचुंग्स एज विल बी 17। ठीक है, बाइचुंग्स एज क्या थी हमारी, x थी, तो x हमारा निकल के आ गया 17। बाइचुंग्स के फादर की एज, तो हम लिख लेते हैं यहां पर बाइचुंग्स फादर एज विल बी क्या थी, x प्लस 29, तो x प्लस 29 में पुट कर लेते हैं, तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकली, 17, 17 प्लस 29, तो 17 प्लस 29 30 30 40 46, तो बाइचुंग्स के फादर की एज कितनी आ जाएगी हमारी, 46 ईयर। ठीक है, सिमिलरली हम क्या कर लेंगे यहां पर, बाइचुंग्स के ग्रैंड फादर की एज भी निकाल लेंगे, तो बाइचुंग्स ग्रैंडफादर एज विल बी कितनी होगी, x प्लस 29 प्लस 26, तो x में 17 पुट कर लेता हूं, प्लस 29 प्लस 26। ठीक है, तो 17 प्लस 29 प्लस 26 कितना हो जाएगा, तो 17 प्लस 29 तो देखो 46 निकला, 46 में 26 ऐड कर दो, तो 46 में 26 ऐड करेंगे तो 6 और 6 12 और 4 5 6 7 72। तो बाइचुंग्स के जो ग्रैंडफादर थे उनकी एज कितनी थी हमारी, 72 ईयर। तो यहां पर आप ईयर रख लो। ठीक है, तो 72 ईयर। क्लियर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये बाइचुंग वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, व्हाट इज रवि प्रेजेंट एज। देखिए यहां पर आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। तो यहां पर दो तो पर्सन है नहीं, यहां पर एक की बात हो रही है, किसकी, रवि की। तो रवि जो है, यहां मैं लिख लेता हूं, रवि की जो एज है वो 15 साल बाद में, फॉर एग्जाम्पल रवि की एज अगर मैं अभी x मानता हूं,
कितनी मानी मैंने, रवि की एज अगर मैंने अभी x मानी, तो मुझे एक बात बताइए 15 साल बाद में इसकी एज कितनी हो जाएगी, आफ्टर 15 ईयर इसकी एज x प्लस 15 हो जाएगी। क्लियर। तो रवि की एज अगर प्रेजेंट एज अगर x है तो 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी x प्लस 15। और इसने कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रवि एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। तो रवि एज जो 15 साल बाद में एज होगी वो 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज अगर x है तो 15 साल बाद में इसकी एज क्या हो जाएगी, एक तरह से 4x हो जाएगी। ठीक है, तो x प्लस 15 भी एज ही है रवि की और 4x भी एज ही है रवि की 15 साल बाद की एज, और ये x प्लस 15 भी 15 साल बाद की एज है। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्विवेलेंट में रख लेंगे। तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x। सिंपल, मतलब एक ही इक्वेशन को दो तरीके से लिखा हुआ है यहां पर कि भाई 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। तो एक तरह से अगर अभी रवि की एज x है तो 15 साल बाद में x प्लस 15 होगी, तो ये 15 साल बाद की एज हो गई। ठीक है, और इसने कहा कि रवि की एज 15 साल बाद में 4 टाइम्स हो जाएगी प्रेजेंट एज की। तो अभी अगर प्रेजेंट एज x है तो 15 साल बाद में उसकी एज कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। सिंपल, प्रेजेंट एज की। तो ये भी तो हमारी 15 साल बाद की एज है और ये भी हमारी 15 साल बाद की एज है रवि की। तो इन दोनों को हम क्या रख सकते हैं, इक्वल में रख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों हमारा क्या है, इक्वल है। तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x कर दिया। देन हम इसको सॉल्व कर लेंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो यहां पर हमने लेना है, लेट करना है किसको, रवि की प्रेजेंट एज को। तो लेट द प्रेजेंट एज बी, सॉरी, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि बी x ईयर। ठीक है, तो प्रेजेंट एज हमने x ईयर ले ली। अब आफ्टर 15 ईयर रवि एज विल बी x प्लस 15। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल लेते हैं। क्या बोला है, 15 साल बाद में उसकी एज 4 टाइम्स इस प्रेजेंट एज हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि 15 साल बाद की एज x प्लस 15 है इज इक्वल टू 4 टाइम्स इस प्रेजेंट एज, मतलब 4x। 4 इंटू x बोल दो या 4x बोल दो। ठीक है, अब देखिए वेरिएबल एक तरफ और वैल्यू एक तरफ। तो आप 15 को तो यहीं रहने दीजिए, इस x को उधर ले जाइए। तो 4x और x को ट्रांसपोज कर देते हैं माइनस x। तो 15 इज इक्वल टू 4x माइनस x 3x। ठीक है, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, इस 3 को आप ट्रांसपोज कर देंगे तो 15 डिवाइडेड बाय 3, 3 5 जा 15। तो x की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 5। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी 5 निकल के आ गई। व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज को हमने क्या माना था, देखो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि बी x ईयर। तो प्रेजेंट एज क्या है रवि की, एक तरह से 5 ईयर है। क्लियर है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर हेंस रवीज प्रेजेंट एज, रवीज प्रेजेंट एज बी 5 ईयर। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन you multiply it by 5 upon 2 and add 2 upon 3 to the product, you get minus 7 upon 12. What is the number? तो देखिए एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर किस हिसाब से, रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5 अपॉन 2। एक कोई रेशनल नंबर है, मान के चलिए कि रेशनल नंबर मैं ले लेता हूं x, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा रेशनल नंबर है। तो जो चीज पता नहीं होती उसको हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं x। तो अगर हमने लेट किया रेशनल नंबर x है, तो अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है, देखो व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5 अपॉन 2, इसको जब हम 5 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, एंड ऐड 2 अपॉन 3 टू द प्रोडक्ट, तो जो ये प्रोडक्ट आया इसमें क्या कर देते हैं हम, ऐड कर देते हैं 2 अपॉन 3। ये लीजिए 2 अपॉन, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा, तो गेट टू द प्रोडक्ट यू गेट माइनस 7 अपॉन 12। तो आपको क्या मिलता है, माइनस 7 अपॉन 12। तो यू गेट, जो भी आपको रिजल्ट मिलता है फाइनल रिजल्ट, तो वो किस में आता है हमारा, इक्वल में। तो माइनस 7 अपॉन 12 हम इक्वल में लिख देंगे। बस ये बन गई हमारी क्या, इक्वेशंस, और इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, सिंपल। ठीक है, तो चलिए करते हैं फेयर आउट इसका। तो क्या हमने लेट किया है, लेट द रेशनल नंबर बी एक्स। रेशनल नंबर हमने क्या कर लिया, एक्स लेट कर लिया। क्लियर है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है, बस सिंपल। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है भाई कि जो नंबर है आपका रेशनल नंबर, उसको मल्टीप्लाई आप 5 अपॉन 2 से करते हो, और जो प्रोडक्ट आता है इसमें प्लस कर देते हो 2 अपॉन 3, इसमें प्लस कर देते हो 2 अपॉन 3, तो आपको क्या मिलता है, माइनस 7 अपॉन 12। सिंपल। चलिए तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए x इंटू 5 अपॉन 2 क्या हो जाएगा हमारा, 5x अपॉन 2। ठीक है, प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू माइनस 7 अपॉन 12।
सिंपल, x को इंटू कर दिया 5 से, 5x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 7 अपॉन 12। अब क्या करना है, देखिए 5x अपॉन 2 तो यहीं रहने देते हैं, ये 2 अपॉन 3 को ट्रांसपोज कर देते हैं, तो माइनस 7 अपॉन 12, ये प्लस का 2 अपॉन 3 क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज होगा तो माइनस का 2 अपॉन 3 हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो 5x अपॉन 2, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम करेंगे, देखिए यहां पर आपको एक तरीका बताता हूं मैं, कौन सा सर, एलिमी मेथड। जब भी डिनोमिनेटर में वैल्यू आपको दिखे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर 2 है, यहां पर 12 है, यहां पर 3 है, अगर आपको इसको एलिमिनेट करना हो, एक सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करना हो, तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, लगा सकते हो एलिमी मेथड। एलिमी मेथड कैसे काम करता है, यहां पर देखिए डिनोमिनेटर में 2 दिख रहा है, 12 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है 2, 12 और 3 का। तो एलसीएम जब लेंगे हम 2, 12, 3 का, तो क्या आएगा हमारा, 12 आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब 12 एलसीएम आएगा, इस 12 को सभी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5x अपॉन 2 एक टर्म है, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 7 अपॉन 12 है, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2 अपॉन 3 है, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे होगा क्या, आपका डिनोमिनेटर ये जितने भी है ये सब रिड्यूस हो जाएंगे। देखना कैसे रिड्यूस होता है, तो देखो 5x इंटू 6 कितना हो जाएगा हमारा, 30x, ठीक है। माइनस 7, ये माइनस 7 रहेगा, और माइनस 2 इंटू 4 माइनस का 8, हो गया ना रिड्यूस। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे हम, 30x आ गया ये, इज इक्वल टू माइनस 7 और माइनस 8 माइनस का 15। क्लियर है, चलिए अब आगे मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं आपके लिए। तो 30x आया है, एक मिनट, 30x इज इक्वल टू माइनस का 15, x इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 30, ठीक है। 15 1 जा 15, 15 2 जा 32, तो x की वैल्यू हमारी निकल के आ गई माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो वो रेशनल नंबर जो था वो क्या था हमारा, माइनस का 1 अपॉन 2। तो जो एलिमी मेथड बताया ये बहुत ईजी होता है कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो हेंस द रेशनल नंबर इज द रेशनल नंबर इज माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है, ये आंसर होगा आपका, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, ठीक है। शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, ₹50 and ₹10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is ₹4 lakh. How many notes of each denomination does she have? तो यहां पर देखिए लक्ष्मी जो है वो एक तरह से कैशियर है बैंक के अंदर, और करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन जो है उनके पास में 100 रुपीज, 50 रुपीज और 10 रुपीज के नोट है। सिंपल सी बात है, कैशियर है तो यार अलग अलग डिनोमिनेशन के नोट्स तो उनके पास में होंगे ही, ठीक है। तो कौन कौन से डिनोमिनेशन के नोट है, तो मैं आपके सामने रफली आपको समझाता हूं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों बच्चों को टफ लगता है, लेकिन देखना अभी मैं आपको समझाऊंगा, बहुत आसान है। डिनोमिनेशन कौन कौन से डिनोमिनेशन है, 100, ठीक है, 50 और 10। क्लियर, 100 रुपए के नोट है, 50 रुपीज के नोट है, 10 रुपीज के नोट है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दिस नोट इज 2:3:5। रेशियो पीछे छोड़ने वाला नहीं है आपका। तो देखिए 100 रुपीज के 2 रेशो में है और इसके 3 रेशो में और 5 रेशो में, मतलब इनके जो नोट्स जो है 100 रुपीज, 50 रुपीज और 10 रुपीज के नोट्स वो इस रेशो में है रेस्पेक्टिवली 2:3:5 के रेशो में, ठीक है। द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज 4 लाख। तो टोटल कैश कितना है लक्ष्मी के पास में, 4 लाख है। तो देखिए एक बात बताइए, ये नंबर ऑफ नोट्स का रेशो है, ठीक है, ये नंबर ऑफ नोट्स का रेशो है। ये हमारे पास में क्या नहीं दिया हुआ, नंबर ऑफ नोट्स नहीं है। तो हम नंबर ऑफ नोट्स निकाल सकते हैं ना सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। नंबर ऑफ नोट्स कैसे निकालेंगे, कॉमन रेशो लेके। कॉमन रेशो क्या लेंगे सर, कॉमन रेशो सर x लेंगे, लेट करेंगे। तो कॉमन रेशो अगर x है तो ये नंबर ऑफ नोट्स कितने निकल के आ जाएंगे 100 के, ये 2 है, 2 के फॉर्म में है तो ये 2x हो जाएगा, ये 3 है तो ये 3x हो जाएगा, और ये 5 है तो ये 5x हो जाएगा। सिंपल, क्लियर है। चलिए अब देखिए 4 लाख रुपीस टोटल है लक्ष्मी के पास में। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि यार मेरे पास में 10 रुपए के नोट है, 10 रुपीस के नोट है, और मेरे पास में 50 रुपीस के नोट है। 2 टाइप के नोट है मेरे पास है, 2 डिनोमिनेशन के। मैंने कहा 10 रुपए के मेरे पास में कितने नोट है, 3 नोट है, और 50 रुपीस के मेरे पास में कितने नोट है, 4 नोट है। अब मैं तुमसे अगर मैं पूछूं कि मेरे पास में टोटल मनी कितनी है, टोटल पैसा मेरे पास में कितना है, तो आप क्या करोगे सर, 10 रुपए के आपके पास में 3 नोट है, इसका मतलब है कि आपके पास में सर 10 रुपए के तो 30 रुपीज हो गए, और 50 रुपीज के सर आपके पास में 4 नोट है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर आपके पास में 200 रुपीज हो गए, और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो सर आपके पास में 230 रुपीज है, जो कि आपने मुझसे पूछा। क्लियर, तो मेरे पास में 230 रुपीज है, ठीक है। सिंपल सी बात है, लक्ष्मी के पास में 4 लाख रुपए है,
ठीक है, तो 4 लाख रुपीज अगर लक्ष्मी के पास में है, डिनोमिनेशन 100 के, नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं बेटा 2x है, तो कितने रुपीज बन जाएंगे 100 के? सर आप कहोगे 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे सर इंटू 200x। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। 50 रुपीज के कितने नोट हो जाएंगे, कितने वैल्यू बन जाएगी, मतलब हमारे पास में कितने पैसे होंगे 50 रुपीज के अगर हम काउंट करें, तो हम सर इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये भी हमारे पास में 150x हो जाएगा। ठीक है, और 10 के हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 50x। और सर जब हम इन सभी को प्लस करेंगे तो वो इक्विवेलेंट है सर यहां पर 4 लाख के, जो कि आपने बोला लक्ष्मी के पास में 4 लाख रुपए। बात समझ में आ रही है क्यों किया मैंने इनको ऐड? क्योंकि ये सभी पैसे हैं ना सर, तो सभी पैसों को मैंने ऐड कर दिया तो वो 4 लाख के इक्विवेलेंट हो गया। सिंपल, बस इतना सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अब सर कैसे करेंगे, तो देखिए यहां पर फेयर आउट, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि हम यहां पर लेट करेंगे। क्या सर लेट किसको किया था? कॉमन रेशो को। तो लेट द कॉमन रेशो ऑफ, क्या कॉमन रेशो लिया था यहां पर? तो कॉमन रेशो मैंने लिया था सर, किसका कॉमन रेशो लिया था? नंबर ऑफ नोट का। तो लेट द कॉमन रेशो ऑफ नंबर ऑफ नोट्स बी x। ठीक है, देन हमारे पास में क्या आ जाएगा? 2x 3x और 5x के फॉर्म में हमारे पास में नंबर ऑफ नोट्स आ जाएंगे। देन द नंबर ऑफ नोट्स will be, the number of notes will be 2x 3x and 5x respectively। बताओ इसमें कोई परेशानी? ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है अपने को, जैसा क्वेश्चन ने कहा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो ये होगा कि भाई 100 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 2x से। ठीक है, ये कर दिया हमने। फिर प्लस 50 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 3x से। प्लस 10 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 5x से, इज इक्वल टू 4 लाख। क्लियर है? 100 इंटू 2x कितना हो जाएगा हमारा? 200x। 50 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 150x। 10 इंटू 5 हमारा हो जाएगा 50x, इज इक्वल्स टू 4 लाख। 200 150 350, 350 प्लस 50 400x इज इक्वल्स टू 4 लाख। तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 4 लाख डिवाइडेड बाय 400, 0 से 0 कट, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 4000। x हमने क्या लिया था? नंबर ऑफ नोट। क्या निकालना है क्वेश्चन में? हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। तो हाउ मेनी नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स निकालने हैं। नंबर ऑफ नोट्स मतलब ये चीज निकालनी है ना। 100 रुपए के कितने नोट है? 2x है। 50 रुपीज के नंबर ऑफ नोट 3x है। 10 रुपीज के 5x है। तो हम यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर लिख लेंगे हम हैंस नंबर ऑफ नोट्स, hence the number of denomination of the number of denomination of ₹100 note is equals to कितना है भाई? 2x। तो 2x को जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 4000 सॉरी, x की वैल्यू हमारी 4000 निकली है, तो 2 इंटू 4000 हमारा कितना हो जाएगा? अरे सॉरी, कट ही नहीं कराना, ये 4000 थोड़ी ना x की वैल्यू। एक मिनट 4000 नहीं, 4 भी तो है यहाँ पर, 4 1 जा 4 और ये 0 0 0, तो x की वैल्यू हमारी 1000 निकली है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी 1000 निकल गई, 4 तो हम भूल ही गए थे 4 को रिड्यूस करना, तो 2 इंटू 1000 तो कितना हो जाएगा हमारा? 2000। क्लियर है? चलिए फिर द नंबर ऑफ, ऐसा का आपको ऐसा लिखना है, नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल्स टू 3x। तो 3 इंटू 1000 कितना हो जाएगा हमारा? 3000। क्लियर है? फिर सिमिलरली ऐसा ही लिखना है आपको, द नंबर ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज, किसके नोट है? 10 रुपीज के नोट है, कितने हैं? 5x है सर। तो 5x के हिसाब से 5 इंटू 1000 कितना हो जाएगा हमारा? 5000। ठीक है, तो हमारे निकल के आ गए नंबर ऑफ नोट्स 2000, 3000 एंड 5000 रेस्पेक्टिवली। क्लियर है बात? इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है,
I have a total of rupees 300 in coins of denomination rupees 1, 2 and 5. The number of rupees 2 coins is 3 times the number of rupees 5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denominations are with me? चलिए, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर टोटल ऑफ रुपीज 300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 1 रुपीज 2 रुपीज एंड 5। तो डिनोमिनेशन हमारे को दिया हुआ है। सबसे पहली बात, डिनोमिनेशन हमें गिवन है। क्या गिवन है सर? 1 रुपीज के कॉइन है हमारे पास में, 2 रुपीज के कॉइन है सर, और 5 रुपीज के कॉइन है। क्लियर? और द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स। अच्छा, तो देखिए यहां पर नंबर ऑफ कॉइन्स भी हमें दिया हुआ है, नंबर ऑफ कॉइन्स भी दिया हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं पता। देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स। 2 रुपए के जो कॉइन है वो 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स। तो अब हमें ये नहीं पता कि यार किसका कॉइन। तो देखो यहां पर जो इंडिकेशन है, इंडिकेशन को आपको पहचानना है। द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स। तो नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स जो होंगे वो 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स होंगे। तो रुपीज 5 कॉइन्स को अगर हम एक्स मान ले तो रुपीज 2 कॉइन्स कितना हो जाएगा हमारा? 3x हो जाएगा। 3 टाइम्स है 5 रुपीज के जितने कॉइन्स है उसका 3 टाइम्स है 2 रुपीज के कॉइन्स के। सिंपल, ठीक है। तो जो 2 रुपीज के कॉइन जो है वो 3 टाइम्स है 5 रुपीज के कॉइन के। तो 5 रुपीज के अगर x है तो 2 रुपीज के 3x हो जाएंगे। सिंपल, ठीक है। अब देखिए यहां पर टोटल जो कॉइन है यहां पर दिया हुआ है 160। क्या दिया हुआ है? 160। तो टोटल कॉइन अगर 160 है तो 1 रुपीज के कॉइन भी निकल के आ जाएंगे। कैसे सर? टोटल कॉइन अगर 160 है तो 160 में से अगर माइनस कर दे 3x प्लस x मतलब 4x, तो 160 रुपीज के कॉइन आ गए। आप कहोगे सर बात समझ में नहीं आई। चलिए समझाता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, एक तो हमारे पास में रीता है और एक हमारे पास में गीता है। समझना मेरी बात को, ठीक है। और मेरे पास में 50 रुपए है। कितने रुपए हैं? 50 रुपए हैं, ठीक है। मैंने रीता को, अब मैं एक बता रहा हूं, देखो रीता को मैंने कितने रुपीज दे दिए? 30 रुपीज दे दिए। कितने रुपीज दे दिए रीता को? 30 रुपीज दे दिए। अब बताओ मैं गीता को कितने दूंगा? जल्दी से बताओ कि मैं गीता को कितने रुपीज दूंगा। तो आप कहोगे सर गीता को आप 20 रुपीज दोगे। अब मुझे एक बात बताओ, ये 20 कैसे निकाला? तो आप कहोगे सर टोटल आपके पास में 50 था, इसमें से सर आपने रीता के माइनस कर दिए तो 20 निकल के आ गया। तो मैं यहीं पे भी तो यही कर रहा हूं कि टोटल मेरे पास में 160 थे और मैंने क्या कर दिया? रुपीज 2 कॉइन और रुपीज 5 कॉइन्स को मैंने प्लस करके माइनस कर दिया तो रुपीज 1 के कॉइन आ गए। सिंपल, समझ गए लॉजिक? चलिए, तो ये लॉजिक हमने यहां पर लगाया रुपीज 1 के कॉइन निकालने के लिए। तो ये हमारा आ गया 160 माइनस 4x, ये हमारे रुपीज 1 के कॉइन है। अब देखिए यहां पर अगर यहां पर पैसा दिया हुआ है कि 300 रुपीज है, तो पैसा कैसे बनता है? जैसा कि मैंने अभी आपको पहले समझाया था कि 10 रुपए के अगर आपके पास में 2 नोट है तो टोटल मनी कितनी हो गई हमारे पास में? 20 रुपए। 20 रुपए के अगर आपके पास में 3 नोट है तो कितने रुपीज बन गए? 60 रुपीज। और इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास में जो पैसा है वो टोटल 80 रुपए है। मतलब 10 रुपए के थे और 20 रुपए के थे। 2 नोट 10 रुपए के थे, 20 रुपए के 3 नोट थे। 10 रुपए के 2 नोट थे तो 20 रुपए बने, 20 रुपए के 3 नोट थे तो 60 रुपए बने। इन दोनों को जब ऐड कर दिया तो मेरे पास में 80 रुपए है। सिमिलरली मेरे पास में 300 रुपीज की कॉइन है, रुपीज 300 है। जब इन कॉइन्स को मैं इकट्ठा करता हूं, देखता हूं तो 300 रुपीज बन जाते हैं। 300 रुपीज कैसे बनेंगे सर? तो यहां पर देखिए 1 रुपीज के कॉइन कितने हैं? नंबर ऑफ कॉइन्स 160 माइनस 4x है। तो क्या करेंगे? इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे सर। सिमिलरली इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 3x कितना आ जाएगा हमारा? 6x। ये हमारा पैसा बन गया। 5 इंटू एक्स, ये 5x, ये हमारा पैसा बन गया। जैसा कि ये 20 बन रहा था, 60 बन रहा था। सिमिलरली 1 इंटू 160 माइनस 4x, तो ये 160 माइनस 4x ही आएगा। 1 को मल्टीप्लाई करो और कितने रुपीज है? 300 है। तो 300 है तो मतलब प्लस इनको कर लो तो इज इक्वल्स टू हमारा 300 हो जाएगा। जैसा कि ये 80 आया था तो यहाँ पर देखिए 300 है। इन सबको प्लस करने पर ही तो आया था, यहाँ पर प्लस किया था हमने तो यहाँ पर प्लस कर दिया तो 300 के इक्विवेलेंट। सिंपल, समझ गए? चलिए, तो लॉजिक आप समझ गए। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या यहां पर क्या लेंगे हम? लेट द 5 रुपीज के कॉइन को ले रहा हूं मैं एक्स, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स बी एक्स, जैसा कि मैंने यहां पर लिया, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ देन क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स विल बी 3x, क्योंकि 3 टाइम्स था। एंड द नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन्स विल बी 160 माइनस 4x, ठीक है। आ गया ये, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर,
ठीक है, चलिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर लेते हैं यहां पर। वैसे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चल रहा था ये, ठीक है। तो यहां पर आपको कहा गया है कि जब इनको हम टोटल हमारे पास में 300 रुपीज़ है, तो 300 रुपीज़ अगर हमारे पास में टोटल है तो टोटल कैसे बनेगा हमारा, जैसा कि मैंने यहां पर समझाया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 160 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, नंबर ऑफ नोट कितने हैं 1 के, 160 माइनस 4x, प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, नंबर ऑफ नोट कितने हैं हमारे पास में 3x, प्लस 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, नंबर ऑफ नोट कितने हैं 5 के x, इज इक्वल्स टू कितने रुपीज़ हो गए टोटल 300 रुपीज़। तो 1 इंटू 160 माइनस 4x 160 माइनस 4x, 2 इंटू 3x 6x, 5 इंटू x 5x इज इक्वल्स टू 300। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए माइनस का 4x और प्लस का 6x कितना हो जाएगा 2x, 2x प्लस 5x 7x। 160 को हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो 300 और 160 माइनस हो जाएगा, प्लस का था तो 7x की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 140। तो x हमारा निकल के आ जाएगा 140 अपॉन 7, तो 7 2 जा 14, तो x निकल के आ गया हमारा 20। क्लियर है बात। अब देखो x अपना जब 20 निकल के आ गया है तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। ठीक है, क्या निकालना है, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। तो यहां पर जो 1 रुपीज के कॉइन है वो कितने हैं, तो 1 रुपीज के कॉइन सर 160 माइनस 4x थे, तो 160 माइनस 4x में पुट कर दोगे। 2 रुपीज के कॉइन 3x है तो 3x में x पुट कर दोगे। 5 रुपीज के कॉइन कितने हैं x है तो 5x में पुट कर दोगे। तो हैंस हम लिख सकते हैं यहां पर हैंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना यहां पर। चलिए तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, हैंस द नंबर ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज 1 कॉइन इज इक्वल्स टू 160 माइनस 4x। तो यहां पर पुट कर लेंगे तो 160 माइनस 4 इंटू एक्स में मैंने पुट करा, x की वैल्यू आई है 20, तो 160 माइनस 4 इंटू 20 कितना होता है 80, तो 160 माइनस 80 80, तो 80 कॉइन्स थे। 1 रुपीज के कॉइन कितने थे 80। फिर नंबर ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज 2 कॉइन इज इक्वल्स टू 2 कॉइन के कितने थे 3x थे, देखिए यहां पर 3x है तो यहां लिख लूंगा मैं 3x, तो 3 इंटू में x हमारा कितना निकला 20, तो 20 इंटू 3 कितना होता है 60। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने थे 2 रुपीज के 60। देन लास्ट में हम लिखेंगे रुपीज 3 के कॉइन्स, नहीं सॉरी 5 रुपीज के कॉइन। 5 रुपीज के कॉइन थे कितने हमारे पास में x, तो x हमारा निकल के आया कितना 20 निकल के आया, तो ये 20, तो 20 तो हमारे 5 रुपीज के कॉइन थे, 60 हमारा 2 रुपीज के कॉइन थे और 80 हमारे पास में 1 रुपीज के कॉइन थे। ठीक है, देखो इनसे पैसा बना लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चेक कैसे करेंगे, देखो 80 रुपीज के अगर 1 रुपीज के कॉइन अगर 80 है तो 1 रुपीज के कॉइन अगर 80 है तो टोटल मनी कितना बनेगा 80 रुपए। 2 रुपए के कॉइन अगर मेरे पास में 60 है तो टोटल कितना बनेगा, देखो 2 रुपए के अगर कॉइन मेरे पास में 60 है तो हमारे पास में 120 रुपीज बन जाएंगे। ठीक है, और 5 रुपए कॉइन अगर हमारे पास में 20 है तो हमारे पास में कितने रुपीज बन जाएंगे 100 रुपीज बन जाएंगे। इन सबको टोटल कर लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये 8 9 10 और ये 300। बताओ 300 रुपीज थे या नहीं थे, बिल्कुल थे सर, 300 रुपीज तो आ रहा है ना, बिल्कुल हमने 80 60 और 20 जो निकाला यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट निकाला। तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 है द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसी कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100 एंड द पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹25। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूशन is ₹3000. Find the number of winners if the total number of participant is 63. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो यहां पर देखिए अपने को क्या करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, यहां पर क्या हुआ है एक्चुअली में, जो विनर है एक तो और एक लूजर है, सिंपल, ये विनर हो गए ये लूजर हो गए। ठीक है, अब यहां पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है जो विनर प्लस लूजर, इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो कितना निकलता है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हमारे को 63 दिया हुआ है। ठीक है, और यहां पर क्वेश्चन में कहा गया है कि जो भी पार्टिसिपेट करेगा कंपटीशन के अंदर, अगर विनर है तो उसको 100 रुपीज का प्राइज मिलेगा और अगर लूजर है तो उसको 25 रुपीज का प्राइज मिलेगा। तो जो प्राइज रखा गया है वो कितने रुपए का रखा गया है, अगर विनर है तो उसको 100 रुपीज मिलेंगे, लूजर है तो उसको 25 रुपीज मिलेंगे। देखो लूजर को भी प्राइज मिल रहा है, भले वो हार रहा है लेकिन 25 रुपए तो उसको मिलेंगे। ठीक है,
अगर वो पार्टिसिपेट है तो कंपटीशन के अंदर। क्लियर है? चलिए, द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000। तो टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट की गई है ₹3000। 3000 रुपए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा क्या हुआ है, गया है। तो 3000 रुपए का प्राइज अगर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है तो कैसे किया होगा? ठीक है, तो देखो, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। तो मुझे एक बात बताइए, अगर प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 3000 रुपए का, तो उसके अंदर विनर होंगे कुछ और लूजर होंगे कुछ, और विनर को अगर एक विनर को अगर 100 है तो पता नहीं कितने विनर होंगे, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे? तो देखो, आपको नंबर ऑफ विनर्स तो पता नहीं है और नंबर ऑफ लूजर्स पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर नंबर ऑफ विनर्स और नंबर ऑफ लूजर्स निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं सर नंबर ऑफ विनर्स एंड नंबर ऑफ लूजर्स? तो देखिए, यहां पर टोटल हमारे को दिया हुआ है 63, तो नंबर ऑफ विनर्स को आप x मान लो तो नंबर ऑफ लूजर्स निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ लूनर्स को x मान लो तो नंबर ऑफ विनर्स निकल के आ जाएगा। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता रखा है ना, अगर नंबर ऑफ लूजर्स को आपने x माना, देखो नंबर ऑफ विनर को अगर आपने x माना तो नंबर ऑफ लूजर्स कितने आ जाएंगे, क्योंकि टोटल 63 है, तो नंबर ऑफ लूजर्स कितने आ जाएंगे, 63 माइनस x। अगर नंबर ऑफ विनर x लिया हमने तो नंबर ऑफ लूजर्स कितने आ जाएंगे, 63 माइनस x। ठीक है, और अगर आप नंबर ऑफ लूजर्स को x ले रहे हो तो नंबर ऑफ विनर्स हमारा 63 माइनस x आ जाएगा। जैसा तुम्हारी इच्छा, जिसको भी आप लेना चाहते हो वो लो। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब देखिए किसको लेना है, किसको लेना आपके लिए इजी रहेगा वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप नंबर ऑफ विनर को अगर x मानते हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ लूजर्स हमारे 63 माइनस x आ रहा है। तो देखो, नंबर ऑफ विनर को अगर आप x मान रहे हो तो यहां पर क्या होगा, आपको देखो इसको मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि टोटल मनी प्राइस डिस्ट्रीब्यूट की गई है 3000, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 100 रुपीज, मतलब टोटल मनी जो डिस्ट्रीब्यूट की गई है विनर को वो आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो 100 इंटू एक्स करोगे तो 100x रुपीज जो है वो विनर को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, और लूजर को क्या करोगे, 25 को 63 माइनस x से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो आएगा वैल्यू वो लूजर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इज इक्वल टू में आप क्या रख दोगे, 3000 रख दोगे, क्योंकि इन दोनों को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो कितना रुपीज है, 3000 रुपीज है, तो इक्वल में आप 3000 रुपीज कर दोगे। ऐसा ही आप करोगे। ठीक है, देखो अब होगा क्या एक्चुअली में, 25 को जब 63 से मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा सा टिपिकल होगा या नहीं होगा? तो आप क्या करो, यहां पर ऐसी चीजें लो जिससे कि इजी हो। देखो, अगर मैं नंबर ऑफ लूजर्स को x ले लेता हूं, नंबर ऑफ विनर्स को अगर मैं 63 माइनस x हो जाएगा, अगर नंबर ऑफ लूजर्स x हो जाएंगे तो नंबर ऑफ विनर्स 63 माइनस x होगा। अगर आप ये वाली लोगे कंडीशन तो इजी होगा आपके लिए। कैसे सर? देखो, 100 को 63 से इजी है मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 6300 और ये 100x और 25 इंटू एक्स, तो कैलकुलेशन इजी बन रही है। यहां पर प्लस कर दोगे और इक्वल टू में कितना आ जाएगा हमारा, 3000 पे डिस्ट्रीब्यूट किया तो इज इक्वल टू में 3000। ये बन गई हमारी इक्वेशन। यहां पर आपको 25 को 63 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पर आपको मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 को क्या 63 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। 100 इंटू 63 आप कर सकते हो 6300, 100 इंटू एक्स आप कर सकते हो माइनस 100x, 25 इंटू एक्स कर सकते हो 25x। तो मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं यहां पर, नहीं तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो आप जो चाहो किसी को भी आप ले सकते हो। नंबर ऑफ विनर आप x ले लोगे तो नंबर ऑफ लूजर 63 माइनस x आ जाएगा। नंबर ऑफ विनर अगर आप नंबर ऑफ लूजर्स अगर आप x ले लोगे तो नंबर ऑफ विनर्स आपका 63 माइनस x आ जाएगा। सिंपल। तो मैंने आपको समझाया यहां पर ये कि किसको आपको x लेना है, किसको x नहीं लेना है, वो आपको सोचना है। बाकी आप किसी को भी ले सकते हो, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर? तो यहां पर देखिए, लेट करेंगे हम, किसको लें हम, तो टोटल सम ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूट की गई है 3000, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ विनर्स ऑफ ₹100, लेट द नंबर ऑफ, क्या ले रहे हैं हम, विनर्स नहीं ले रहा हूं मैं x, मैं ले रहा हूं नंबर ऑफ लूजर्स, जिससे कि मेरी कैलकुलेशन इजी हो। तो लेट द नंबर ऑफ लूजर्स बी x, देन द नंबर ऑफ विनर्स विल बी, कितना हो जाएगा हमारा, 63 माइनस x हो जाएगा। चलिए, अब देखिए यहां पर सम ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूट जो की गई है, प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड कितनी है, 3000। तो हम लिख लेते हैं सम ऑफ मनी, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू 3000। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चल लेते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा लूजर्स को x रुपए दिए हुए हैं और विनर को 63 माइनस x है, तो नंबर ऑफ लूजर्स जो है वो कितने हैं हमारे, x है, x रुपीज नहीं दिए एक्चुअली, नंबर ऑफ लूजर, सॉरी। तो नंबर ऑफ लूजर्स हमारे अगर x है तो x को कितने रुपीज, मतलब जो लूजर्स थे उनको 25 रुपीज दिए थे। ठीक है, और जो विनर्स थे उनको हमने कितने रुपीज दिए, हर एक विनर को 100 रुपीज दिया। तो नंबर ऑफ लूजर्स को अगर x रुपए दिए, नंबर ऑफ लूजर्स अगर x है और हर एक लूजर को हमने 25 रुपीज दिए हैं, तो x इंटू 25। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ विनर अगर हमारा 63 माइनस x है और हर एक विनर को अगर हमने कितने रुपीस दिए, 100 रुपीस दिए, तो हमने लिख लिया इज इक्वल्स टू किसकी इक्विवेलेंट है, सम ऑफ मनी के इक्विवेलेंट है जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 3000, x इंटू 25 25x,
63 माइनस एक्स इंटू 100 करेंगे तो देखो 100 को 63 से पहले मल्टीप्लाई, देखो कैसे करते हैं इनको मल्टीप्लाई, ध्यान से समझना। 100 को जब आपको 63 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना है तो पहले 100 को 63 से करेंगे तो 6300, फिर 100 को एक्स से करेंगे तो माइनस का 100 है। इस तरीके से एक्सपेंड करते हैं हम। तो यहां पर आ गया हमारा 6300 माइनस 100x और ये हो गया हमारा 3000। ठीक है, अब 25x और माइनस 100x कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 75x। ठीक है, और ये है हमारे पास में 3000, 6300 को हम ट्रांसपोज कर देते तो माइनस का 6300, तो माइनस 75x और 3000 और माइनस 6300 हो जाएगा हमारा माइनस का 3300, तो 75x। तो देखो माइनस से माइनस हमारा रिड्यूस, तो x की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 3300 डिवाइडेड बाय 75। ठीक है, तो 75 से इसको आप रिड्यूस कर दो तो देखो आपको 25 से रिड्यूस कर देना है, तो 25 3 जा 75, 25 1 जा 25, कितना रिमेनिंग रहा हमारा रिमेनिंग रहा 9 8। ठीक है, अब 8 रिमेनिंग रहा, 80 कर लेते हैं, 25 3 75 और 25 दूनी 50, 132। ठीक है, फिर इसको 3 से काट दे, 3 चौक 12, 3 चौक 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 44। क्लियर है बात, तो x हमारा निकल के आ गया है 44। तो x हमने क्या माना था, x हमने माना था नंबर ऑफ लूजर्स, तो नंबर ऑफ लूजर्स हमारे निकल के आ गए, तो हैंस क्या कह सकते हैं, लेकिन हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ विनर। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। हैंस तो लिख लेते हैं, हम दोनों ही लिख लेते हैं, द नंबर ऑफ लूजर्स इज इक्वल्स टू x है, तो x हमारा निकल के आ गया 44 एंड नंबर ऑफ विनर्स जो होंगे वो 63 माइनस एक्स है। ठीक है, नंबर ऑफ विनर्स 63 माइनस एक्स है, तो यहां पर पुट कर लेंगे तो 63 माइनस एक्स हमारा 44 निकल के आया। तो 63 में से 44 लेस करना है तो 13 में से 4 लेस करेंगे 7 आएगा, सॉरी 9 आएगा। ठीक है, और यहां 5 हो गया, 5 में से 4 लेस करेंगे 1 आएगा, तो कितना आएगा हमारा 19। तो नंबर ऑफ विनर्स जो होंगे वो कितने होंगे हमारे 19 होंगे, तो हैज द नंबर ऑफ विनर्स बी 90। क्लियर है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।